प्रिंस, लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था बहुत ही काफी चीजों को डिस्कस किया था। तो इट इज गुड एज अ बैकग्राउंड टू नो कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है, ठीक है। बट इक्वली इम्पोर्टेंट इज कि धीरे धीरे हम इसके थोड़े से डिटेल में जाएं, ठीक है। यस सर। तो मे बी आज के सेशन में विल ट्राई टू गेट इनटू लिटिल बिट ऑफ मोर डिटेल अबाउट हाउ यू डू द डिजिटल मार्केटिंग। यस सर। तो अगेन हम स्टार्ट करते हैं जहां हमने लास्ट में छोड़ा था कि कोई एक स्मॉल बिजनेस है, या इवन कोई मीडियम लेवल एसएमई टाइप का भी बिजनेस भी है, लेकिन उन्होंने डिजिटल मार्केटिंग पे थोड़े बहुत स्टार्ट तो किया है या स्टार्ट नहीं भी किया है, बट दे आर नॉट वेरी अवेयर ऑफ दैट, ठीक है। तो जैसे आपने थोड़ा सा बताया था कि गूगल बिजनेस यूजर से स्टार्ट करना चाहिए, या ईमेल मार्केटिंग करना चाहिए, या थोड़ी सोशल मार्केटिंग करनी चाहिए, तो ये बहुत ही जेनरिक टर्म्स है, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट विथ सिंपल केस की एक बिजनेस जो अभी टोटली ऑफलाइन है, उसको वो पहले 3-4 स्टेप्स क्या करने चाहिए ताकि वो डिजिटल मार्केटिंग में स्टार्ट हो, और उसके बाद फिर फॉलोअप क्वेश्चंस में हम लोग उन सब के डिटेल में जाएंगे, ठीक है। यस सर। ओके। सो इफ समथिंग जो कि एकदम से बेसिक ऑफलाइन बिजनेस ही कर रहे हैं, जिनके पास मैं एज्यूम करता हूँ कि अपना ईमेल आईडी को छोड़ के कुछ नहीं होगा, क्योंकि ईमेल आईडी तो होना ही चाहिए किसी भी बिजनेस को आज के बिल्कुल। जमाने में कम्युनिकेशन के लिए। हम्म। तो जो सेकेंड चीज है जो बहुत ही इम्पैक्ट डालती है कि आप जीमेल ना यूज कीजिए या आउटलुक मत यूज कीजिए। स्टार्ट आप यहाँ से करेंगे, क्योंकि यहाँ से ना सीक्वेंस आपका शुरू हो जाए ऑनलाइन का। क्योंकि जैसे ही आप जीमेल से हटेंगे तो इसका मतलब है कि आपको अपना डोमेन लेना पड़ेगा, तभी आप डोमेन से आप मेल बना सकते हैं। और ये क्यों इम्पैक्ट करता है? क्योंकि आपका वेबसाइट है इस बात की वो वैलिडेशन देता है। सपोज कोई कंपनी है ABC XYZ, तो उसका डोमेन हो सकता है xyz.com। तो हमारा मेल आईडी हुआ prince@xyz.com। तो इंटेंशनली और अनइंटेंशनली हम लोगों को ये हर बार बताते हैं ईमेल आईडी के थ्रू ही कि हमारा वेबसाइट है दैट इज xyz.com। तो एक तो ये ब्रांडिंग शुरू हो जाती है। जब आप डोमेन लेते हो तो आपके पास वेबसाइट बनाने का ऑप्शन ओपन हो जाता है। तो आपने ईमेल को शुरू किया, क्योंकि आपको कम्युनिकेट करना था, ब्रांडिंग कम्युनिकेशन शुरू करना था, तो आप ईमेल एंड व्हाट और आपका वेबसाइट, ये दोनों आप यहाँ से शुरू कर सकते हैं। अब बात ये आती है कि कुछ लोग वेबसाइट नहीं बनाना चाहते हैं, बहुत बड़ा टर्म लगता है। तो मेरा सजेशन तो ये है कि आप वेबसाइट अभी ही बना लो, क्योंकि 2 साल 1 साल बाद आप बनाओगे ही। तो मैं चूंकि एकदम बेसिक से शुरुआत कर रहा हूँ, तो ये मैं मान नहीं सकता आज के जमाने में कि किसी का वेबसाइट ना हो। तो ऑनलाइन जाने के लिए वेबसाइट तो होना ही चाहिए। बट चीजें ये हैं कि अगर आपके पास एकदम कुछ भी नहीं है, तो आप स्टार्ट वेबसाइट से करेंगे, या फिर 2 साल बाद आपको 1 साल बाद आपको वेबसाइट की जरूरत पड़ेगी। तो जो चीजें आप पहले करके रख लेते हो तो उसका आपको बेनिफिट मिलता है। तो वन इज वेबसाइट, द सेकेंड वन इज अब आपको रिसर्च करना है। वेबसाइट तो आपने बना लिया, इसमें कुछ ज्यादा रिसर्च नहीं करना है। जो भी आपकी ऑनलाइन ऑफलाइन चीजें थी आपको उसे ऑनलाइन दिखा देना है। आप एज ए पोर्टफोलियो भी स्टार्ट करने के लिए बना सकते हो वेबसाइट को। अब आपको रिसर्च करना है कि आपके ऑडियंस कहाँ मिलेंगे। अब इसके कितने सारे पहलू हो सकते हैं, जैसे कुछ लोग सोशल मीडिया पे देख सकते हैं, कुछ लोग सर्च इंजन पे देख सकते हैं, कुछ लोग जो है आपको ईमेल पे देख सकते हैं, कुछ लोग लीड जनरेशन पे फोकस कर सकते हैं। तो अब ये हम फाइंड आउट करेंगे कि क्या हमें चाहिए, किस तरह से हमारे सोर्सेस कनेक्ट हो रहे हैं। अगर बहुत सारे लोग हैं जिनको चाहिए कि इंफॉर्मेशन के थ्रू उनके क्लाइंट आते हैं, जैसे बहुत सारी कंपनी है जो सॉफ्टवेयर आईटी फील्ड में है, तो जिस तरह के सॉफ्टवेयर वो बना रहे हैं, जिस तरह की आईटी सर्विसेज वो प्रोवाइड कर रहे हैं, उनको अपनी कंटेंट के अराउंड ऑथोरिटी बिल्ड करनी चाहिए। यानी उन्हें एसईओ और कंटेंट मार्केटिंग पे फोकस करना चाहिए। क्योंकि अगर वो एआई और एमएल का यूज करके कोई सर्विसेज डिजाइन कर रहे हैं, वो या एनालिटिक्स सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, एनालिटिक्स में होने वाले जो चैलेंजेस है उसके बारे में वो लगातार इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हैं अपनी वेबसाइट पे। वो टू डू बना के दे सकते हैं कि हाउ टू स्टार्ट, अगर आपने स्टार्ट कर दिया है तो कैसे आप एक्सपैंड कर सकते हैं, एनालिटिक्स के क्या जो है एडवांटेज है, रिपोर्ट्स और एनालिटिक्स में क्या डिफरेंस है। सो काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन दे कैन प्रोवाइड। तो यहाँ पे 3 तरह की इंफॉर्मेशन स्ट्रेटजी होती है, जो कि ऑल टुगेदर एक डिफरेंट क्वेश्चन हो जाएगा। सो आई एम नॉट गोइंग टू इनटू दैट डिटेल, बट द शॉर्ट आंसर इज कि आप ऑनलाइन जब आते हैं तो आपको स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी। और इसके कंट्ररी जो सेकेंड ओपिनियन है कि आप सबको शुरू कर दो, ठीक है, कि आप सबको शुरू कर दो और क्या काम कर रहा है, क्या वर्क कर रहा है, इसको आपको 2-3-4 महीने आप अच्छा से करते हो तो आपको पता चल जाएगा। तो इसमें थोड़ा बजट का कंस्ट्रेंट आ सकता है, क्योंकि आप हर चीज शुरू करोगे तो हर जगह आपका एक्सपेंशन शुरू होगा। तो ये डिपेंड करता है कंपनी के ऊपर कि वो कौन स्ट्रेटजी पे जाते हैं। पहला है कि पहले ही इवेल्युएट कर लीजिए कि मुझे कौन से प्लेटफॉर्म पे जाएंगे तो कुछ मुझे इनपुट मिलेगा। एंड सेकेंड है कि सबको शुरू कर दीजिए, ओमनी चैनल जिसको कहते हैं, ओमनी चैनल मार्केटिंग आप शुरू कर सकते हैं। तो ये 2 अप्रोच है और इसके थ्रू लोग आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है।
तो प्रिंस, आई थिंक आपने बताया वो बहुत ही एक सही अप्रोच लग रहा है कि किस हिसाब से एक बिजनेसमैन को सोचना चाहिए। एक मेरा ओपिनियन भी है, क्वेश्चन भी है कि जैसे कोई भी एक अननोन फील्ड में कोई स्टार्ट होता है, जैसे बिजनेस एक डिजिटल मार्केटिंग, उसके लिए अननोन स्पेस है, उसमें स्टार्ट हो रहा है। तो एक तो तरीका ऐसे साउंड कर रहा है कि जैसे आप हिट एंड ट्रायल में कुछ भी ट्राई कर लो, शायद आपको वो आपके लिए अच्छा हो नहीं हो। बट डिजिटल मार्केटिंग कोई ऐसी चीज नहीं है जिसको दुनिया नहीं कर रही। तो ये काफी कुछ नोन फील्ड भी है जिसमें बहुत सारे डिजिटल एक्सपर्ट्स हैं, जैसे आप हैं या थोड़े बहुत हम लोग भी उसको यूज करते हैं। तो काफी चीजें नोन है, एक पैटर्न पता हुआ है कि ये चीजें करनी चाहिए। तो हम्म। आप ये रिकमेंड करेंगे कि किसी नए बिजनेस को किसी चीज को हिट एंड ट्रायल करने की बजाय, जैसे किसी बीमारी होने पे या कुछ इशू होने पे लोग एक डॉक्टर के पास डायग्नोसिस के लिए जाते हैं, क्या ये रिकमेंडेशन होगी कि किसी भी बिजनेस को डिजिटल मार्केटिंग स्पेस में स्टार्ट होने के पहले एक किसी डिजिटल मार्केटिंग कंपनी या डिजिटल मार्केटर से बात करके एटलीस्ट ये असेसमेंट ले लेना चाहिए कि उनका जो एग्जिस्टिंग बिजनेस है, जो अभी डिजिटल मार्केटिंग में प्रचलन है, जो भी टूल्स हैं, टेक्नोलॉजीज हैं, वो कैसे वो मैपिंग कर पाए कि इनके बिजनेस के लिए क्या एग्जैक्टली सुटेड होगा। देखिए, परफेक्ट पार्ट किसी को नहीं मालूम, पर हम्म। वो फिर भी विल बी अ बेटर आइडिया कि भाई इन चीजों से यदि स्टार्ट करो तो ये आपके लिए बेटर स्टार्ट होगा, रादर देन रैंडमली आप ट्राई करोगे तो उसमें काफी नॉइज होगा, काफी वेस्ट ऑफ मनी भी होगा। तो आप वो रिकमेंड करेंगे कि उनको वैसे स्टार्ट करना चाहिए बाय टॉकिंग टू डिजिटल मार्केटर? यस सर, तो आपने जो पहले क्वेश्चन किया था ना कि जिसमें बताया था कि कुछ भी उनको नॉलेज नहीं है, उनका पूरा का पूरा बिजनेस ही ऑफलाइन है। ऐसे केस में जो मैंने दो अप्रोच की बात की है कि पहले आप कंसल्टेशन कीजिए, किसी डिजिटल मार्केटिंग कंसल्टेंट से मिलिए, किसी एजेंसी से मिलिए जो आपके बिजनेस को समझेंगे, उनके पास ऑलरेडी एक्सपीरियंस है, नॉलेज है इस तरह के राइट। बिजनेस में क्या स्टेप हमें लेना है। सो दे विल गोइंग टू गाइड यू अकॉर्डिंगली। एंड वहां पे दो चीजें है कि एक कंसल्टेशन होने से आपकी जो अप्रोच है ना वो सही डायरेक्शन में जाने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, बिल्कुल, आपका वेस्ट भी कम हो जाएगा। वेस्ट कम हो जाएगा, आपका बजट कम हो जाएगा क्योंकि आप एक पर्टिकुलर चीज पे ही फोकस कर रहे हैं। ठीक है, राइट। राइट। तो ये एक अप्रोच है जो हमेशा से अच्छा होता है क्योंकि गाइडेंस आपको मिल जाता है यहाँ पे। सेकेंड, जो मैंने आपको ओमनी चैनल की बात की थी, वो एक्चुअली सेकेंड स्टेप है। जब आप एक स्टेप कर रहे हो और आपको वहां से कुछ आ रहा है, देन यू हैव अ वैलिडिटी कि नाउ डिजिटल मार्केटिंग और ऑनलाइन मार्केटिंग इज वर्किंग फॉर मी। एक ऐसा सिचुएशन अब आ चुका है जहां आप ट्रस्ट करने लगो, क्योंकि सबसे पहले तो माइंडसेट ही बदलना है लोगों को अपना, क्योंकि वो ऑफलाइन है और ऑनलाइन आने के लिए उनका माइंडसेट अगर प्रिपेयर है तो सबसे पहले छोटी चीजों से शुरुआत कीजिए, जो कि मैंने पहले बताया। अब उन्हें जब पता है कि एक प्लेटफॉर्म जो रिकमेंड किया गया था वो वर्क कर रहा है, देन ही कैन एक्सपेंड टू द मल्टी चैनल और ओमनी चैनल अप्रोच। ठीक है, तो ये एक अप्रोच कोई भी यूज कर सकता है। और मैं यही रिकमेंड करूंगा कि आप कंसल्टेशन जरूर लें, क्योंकि प्रीवियस जो रिसर्च है, जो डेटा है, उसका आप यूज कर लें। क्यों आप स्क्रैच से सब कुछ शुरू करने वाले? बिल्कुल। अ, बिल्कुल। ऐसा कर सकती है, जियो कर सकती है, क्योंकि जियो आई ही थी बड़े पर्स को लेके, तो वो omni चैनल मार्केटिंग कर सकती है। उनके पास जो कंटेंट मार्केटिंग करना है, सोशल मीडिया करना है, टीवी पे एड दिखाना है, वो हर कुछ कर सकते हैं क्योंकि उनके पास बजट है। बट हम लोग एमएसएमई और छोटे बिजनेस की बात कर रहे हैं, तो कंसल्टेशन इज द की। यस सर। ठीक है। तो अब एमएसएमई में इन जनरल आप ये बताएंगे कि जो टाइप ऑफ बिजनेस है उससे बहुत फर्क पड़ता है कि डिजिटल मार्केटिंग का कौन सा एरिया उनके लिए अच्छा होगा, कौन सा एरिया नहीं अच्छा। फॉर एग्जांपल, सिर्फ समझने के लिए मैं इस एग्जांपल को लेना चाह रहा हूँ कि कोई एक ऐसी कंपनी जो नॉलेज इंडस्ट्री है, जैसे वो आईटी सर्विसेज के काम कर रहे हैं, आईटी रिसोर्स प्रोवाइड करने, उनके लिए जो डिजिटल मार्केटिंग है, या कोई इलेक्ट्रॉनिक शॉप है जो बेसिकली मान लीजिए कि दिल्ली में या बैंगलोर में उसके 3-4 लोकेशंस में अभी हैं, बट वो उसको क्या है कि डिजिटली उसको एक्सपैंड करना चाह रहे हैं, तो उसका अप्रोच बहुत ही अलग होगा। तो ये दो ही एग्जांपल है, बट एग्जांपल्स बहुत सारे हो सकते हैं, बाकी शॉप्स भी हो सकते हैं, किराना शॉप्स भी हो सकते हैं। तो इन सब में क्या इन सब का अप्रोच काफी अलग हो सकता है, अलग टूल्स हो सकते हैं जो उनके लिए सूट करेंगे इन जनरल? ये अंडरस्टैंडिंग सही है अपने आप में? So yes, sir. Depending upon the industry, depending upon the company size, depending upon the demographics, आपकी ऑफरिंग क्या है, सर्विसेज क्या है, इस सब के बेस पे टूल तो अवेलेबल है मार्केट में। और वो इसीलिए अवेलेबल है क्योंकि आप जब निश टारगेट करते हो तो आपके लिए चीजें आसान भी हो जाती हैं, तो आपका टाइम बहुत सेव हो जाता है। सो हाँ, आप अपनी इंडस्ट्री को रिलेटेड आप टूल यूज कर सकते हो। जब अगर हम बात करें कि किसी स्पेसिफिक इंडस्ट्री की बात कर ले, जैसे कि ई कॉमर्स इंडस्ट्री है, अब ई कॉमर्स तो बहुत बड़ी बात है। लोगों को दिखता है 2 ही 3 कंपनी, फ्लिपकार्ट, अमेजोन और स्नैपडील टाइप ऑफ कंपनी। लेकिन छोटी छोटी बिजनेस भी है जो ऑनलाइन बिजनेस करती है अपने लोकल में, अपनी सिटी में, उनकी भी ई कॉमर्स की प्लेटफॉर्म है।
और जब हम ई-कॉमर्स की बात करते हैं तो हमेशा वो प्रोडक्ट की ही बात नहीं है। आप अगर सर्विसेज़ भी दे रहे हो, तो वो भी एक तरह से आपका नेचर वही है, बस आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो। जैसे कोई कोर्स सेल कर रहा बिल्कुल है ना? ऑफरिंग्स अलग है। को एग्ज़ैक्टली कोई कंपनी है जो एक पार्टिकुलर चीज़ें बेच रही है जो रिलेटेड है ईवी इंडस्ट्री के लिए, आजकल तो ईवी का बहुत बूम है। तो कोई एक पार्टिकुलर चीज़ है जो वो बना रही है, जैसे बैटरी बना रही है और वो चाहती है रीच आउट करना बहुत सारे अदर जो भी कंपनी है जो ईवी से रिलेटेड है। कोई है जो गियर ही बनाती है, कोई है जो कुछ और बना रही है। तो वो तो अपना पूरा का पूरा सेटअप स्टोर ही बना सकते हैं ऑनलाइन और वहाँ से चूँकि वो बी2बी में डील कर रहे हैं या बी2बी-सी में डील कर रहे हैं, इस हिसाब से उनका टूल यूज़ होगा, उनका उनका जो है सो बाकी स्पेसिफिक सेट ऑफ जो आप क्राइटेरिया सेट किए हुए हैं, उस हिसाब से आप टूल यूज़ कर सकते हैं। जैसे बी2बी में ईमेल मार्केटिंग बहुत ही ईज़ी है क्योंकि आपके पास डायरेक्ट डिसीजन मेकर्स को आप ईमेल कर सकते हो। अब यहाँ पे कर सकते हो और करना क्या है इसमें बहुत सारे इन्वॉल्व है स्टेप्स। अब जैसे आपको ईमेल फाइंड आउट करना है डिसीजन मेकर्स के, सबसे पहले तो आपको राइट। कंपनी फाइंड आउट करना होगा कि कौन-सी कंपनी है। इन सेट ऑफ कंपनी को हमें टारगेट करना है, फिर उनकी ईमेल आईडी आपको चाहिए, फिर आप उसे राइट स्क्रिप्ट के साथ राइट टाइम पे आप राइट बेनिफिट के साथ उसे अप्रोच करोगे। उन्होंने अप्रोच किया तो फिर उन्होंने आपको ओपन किया या नहीं किया, रिस्पॉन्ड किया या नहीं किया, बेस्ड ऑन दैट यू विल इवैल्यूएट एंड यू विल गोइंग टू यूज़ सेकंड मेथड, थर्ड मेथड और आप ईमेल मार्केटिंग के थ्रू कर सकते हो। सिमिलरली कुछ लोग हैं जो आप फ़ोन्स के थ्रू भी करते हैं, कुछ लोग हैं जो इवेंट मार्केटिंग भी करते हैं, बी2बी में ही मैं बात कर रहा हूँ। इवेंट करते हैं, कुछ लोग ट्रेड ट्रेड शो में जाते हैं, ट्रेड फेयर में जाते हैं, वहाँ से कनेक्ट करते हैं लोगों से। तो डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रैटेजी है और हर स्ट्रैटेजी के लिए अलग-अलग टूल्स हैं, सीआरएम्स अवेलेबल है, आप उसका यूज़ कर सकते हैं। बहुत सारे मार्केटिंग सीआरएम अवेलेबल है, जिसका लोग यूज़ करके अपने बिज़नेस को एक्सपेंड कर सकते हैं। जब बात आती है मल्टीपल लोकेशन की, जैसा आपने कहा कि 2, 3, 4 लोकेशन पे भी लोगों का बिज़नेस है। तो जब 4 लोकेशन पे है तो मेरे समझ से वो कुछ ना कुछ टूल्स ऑलरेडी यूज़ कर रहे होंगे, क्योंकि फिर उनको सिंक्रोनाइज़ेशन पॉसिबल नहीं है। अगर आप सब चीज़ें, सब डाटा एक जगह रख रहे हो तो कोई ना कोई टूल तो यूज़ कर ही रहे हो। तो आप उस डेटा को, उस टूल का एक्सपेंशन कर सकते हो। आप अपने इंडस्ट्री एक्सपर्ट से मैच कर सकते हो कि किस तरह की आपकी बिज़नेस है और उस बेस पे आप अपनी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन के लिए डिफरेंट डिफरेंट तरीके से आप कर सकते हो। तो जब आप डिफरेंट लोकेशन के लिए मार्केटिंग स्ट्रैटेजी अप्लाई कर रहे हो तो ऑब्वियसली फिर आपको अलग-अलग टूल की ज़रूरत पड़ेगी। तो अगर आप किसी स्पेसिफिक इंडस्ट्री में कुछ टूल जानना चाहते हैं, सेट ऑफ टूल्स क्या यूज़ होगा, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं उसके हिसाब से फिर आपको बता सकता प्रिंस, मेरे पास एक क्वेश्चन है जो ये बताती है, मेरे को क्वेश्चन आपसे पूछना है कि लोगों को डिजिटल मार्केटिंग के बारे में पता है कि डिजिटल मार्केटिंग कुछ होता है, ठीक है, लेकिन उसका जो एडवांटेज है इसके बारे में वो बहुत ज्यादा एजुकेटेड नहीं है या उसको उसकी समझ नहीं है। तो अगर एक बिजनेस मैन को ये बताना पड़े कि डिजिटल मार्केटिंग करने से उसको क्या क्या फायदा हो सकता है या उसके रेवेन्यू जनरेशन में क्या फायदा हो सकता है, उसके सेल्स टर्नओवर में क्या फायदा हो सकता है, उसके कस्टमर रीच में क्या फायदा हो सकता है, तो डिजिटल मार्केटिंग करने से इन सब चीजों में क्या क्या बढ़ोतरी हो सकती है, क्या बताएंगे? बहुत ही वैलिड क्वेश्चन है क्योंकि ये ट्रस्ट जनरेट करता है कि डिजिटल मार्केटिंग क्यों करना चाहिए और क्यों ये इफेक्टिव, ठीक है? मैं इसको कई सारे एग्जांपल से बता सकता हूँ। सबसे पहले तो डिजिटल मार्केटिंग में क्या 3-4 फायदा तुरंत आपको मिलता है, वो मैं बता देता हूँ। सबसे पहले है वाइडर ऑडियंस। जब आप लोकल बिज़नेस कर रहे हो तो ज़्यादा से ज़्यादा आप अपनी सिटी को टारगेट कर रहे हो। जब आप ऑनलाइन जाते हो तो आपके लिए पूरा आसमान खुला है। यानी पूरे वर्ल्ड में आपकी सर्विसेज़ को देखा जा सकता है, आपके प्रोडक्ट को देखा जा सकता है और एवरीबॉडी कैन परचेज़, ठीक है? दूसरा है ना कि आप टारगेट कर सकते हो डेमोग्राफिक्स को। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप हर जगह नहीं बेच सकते। तो अगर आपको टारगेट करना है कि नहीं मुझे इंडिया में ये सारे जगह पे बेचना है या फिर टियर 2, टियर 3 सिटी में ही बेचना है, तो दिस काइंड ऑफ टारगेटिंग इज़ आल्सो पॉसिबल। ठीक है? जो कि आप ऑफ़लाइन बिज़नेस में नहीं कर सकते हो, मल्टीपल लोकेशन के लिए तो करना और भी मुश्किल है। तीसरी चीज़ है ना कि आप अपने ऑडियंस को ट्रैक कर सकते हो। जो भी आप कैंपेन चला रहे हो, चाहे वो ऑनलाइन कैंपेन में आप एडवर्टाइज़िंग कैंपेन की बात कर रहे हो या कंटेंट मार्केटिंग कैंपेन की बात करो, सोशल मीडिया कैंपेन की बात करो, हर जगह आप इवेंट ट्रैक कर सकते हो, यूज़र की एक्टिविटी को ट्रैक कर सकते हो, बाउंस रेट है, क्लिक रेट है, बहुत सारी मैट्रिक्स है, केपीआई है, जिसके थ्रू आप पता कर सकते हो कि कैसे कस्टमर बिहेव कर रहा है आपकी वेबसाइट पे, आपके एड्स पे और उसके हिसाब से आप कैंपेन की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सकते हो और अगले कैंपेन को और बेटर कर सकते हो, जिसका एंड रिजल्ट ये है कि आपको बेटर आरओआई मिलता है और ये सब कुछ ट्रैकेबल है। तो ये कुछ एडवांटेज है डिजिटल मार्केटिंग के।
जैसा मैंने आपको बताया था कि मैं एक एग्जांपल से आपको समझाऊंगा, तो इसका बेस्ट एग्जांपल है आप बायजूस ले सकते हैं। ठीक है, बायजूस वन ऑफ द बेस्ट स्टार्टअप है हमारे इंडिया में। बेस्ट इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वो बहुत ही कम समय में बहुत बड़ी हो गई। ठीक है, और अगर आप सोचिए तो वो कर क्या रही थी, एक्चुअली एजुकेशन ही प्रोवाइड कर रही थी। हमारे हर गली हर मोहल्ले में जो है सो एजुकेशन इंस्टीट्यूट है भारत। बट उसने क्या किया, बस उसने उसे डिजिटल लेके चला गया। वो सारे कंटेंट को उन्होंने डिजिटली अवेलेबल करा दिया। उसका बेनिफिट क्या हुआ कि एक बेहतर टीचर से हर कोई पढ़ना चाहता है। अगर वो टीचर बेहतर है तो ऑब्वियसली हम भी चाहेंगे, चाहे हम दिल्ली में हो या मुंबई में हो या हम कहीं और हो, और हम पढ़ना चाहेंगे। यही वजह है कि माइग्रेशन भी होता है लोगों का। लोग कोटा क्यों जाते थे, क्योंकि उन्हें बेहतर टीचर से पढ़ना होता था। अब वही टीचर कोटा का अगर वो ऑनलाइन अपनी क्लास चालू कर देता तो वो बैठ के कोई पटना में पढ़ सकता है, कोई लखनऊ में पढ़ सकता है। तो ये चीजें उनके लिए आसान है और वो अफोर्डेबल भी है, उन्हें घर नहीं छोड़ना पड़ेगा, तो वो कुछ एक्स्ट्रा फी भी पे कर सकते हैं। और टीचर को ये फायदा हो गया कि उसे एक ही बार कंटेंट बनाना है और हजारों 10,000 लोगों तक रीच आउट करना है। तो इस तरह के एग्जाम्पल हर फील्ड में वो अवेलेबल हो सकते हैं। मैंने तो बस एक एजुकेशन फील्ड का एग्जाम्पल दिया है कि ऑनलाइन जाने के कितने बेनिफिट हैं। सिमिलर काइंड ऑफ बेनिफिट हर प्लेटफॉर्म पर हर इंडस्ट्री में मिल सकता है। तो दैट इज द बेनिफिट ऑफ गोइंग ऑनलाइन, गोइंग डिजिटल। और अगर आप मार्केटिंग की बात करें तो ऑब्वियसली कि जब आप ऑनलाइन ले आए हो कोई चीजें, तो ये तो हुआ डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आना। तो जो भी हमने बात की कि वो बात थी डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आने की, यानी हम डिजिटल हो चुके हैं। बट वहां से मार्केटिंग शुरू होता है, क्योंकि कोई डिजिटल जाने भर से आपके पास कोई नहीं पहुंचेगा। बहुत सारी कंपनियां हैं, अगर सर्च इंजन पे रैंक नहीं कर रही तो उनको तो कोई जानेगी भी नहीं, क्योंकि लोग सर्च इंजन पे सर्च करते हैं ना अपनी रिलेटेड क्वेरी। तो आपको सर्च इंजन पे अच्छा करना होगा। आप एक बार सर्च करके देख सकते हैं रिलेटेड टर्म पे, अपने कंपटीटर को जाके सर्च कीजिए कि क्या वो रैंक कर रहा है। अगर वो रैंक कर रहा है, उसे पीछे करना ही आपके लिए फायदे का बिजनेस होगा। तो फिर एसईओ आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपका कंपटीटर एसईओ करके बहुत अच्छा ट्रैफिक ले रहा है अपनी साइट पे, और फ्री का प्रमोशन, फ्री की कस्टमर्स वहां से आती है। तो मार्केटिंग यहीं से शुरू होता है। जब आप डिजिटल पे हो और लोगों तक पहुंचना है तो डिजिटल मार्केटिंग। तो पहले आप डिजिटल आओगे, फिर आप मार्केटिंग करोगे। और मार्केटिंग के बहुत सारे आयाम हैं, बहुत सारे अलग अलग पिलर्स हैं। आप सोशल मीडिया कर सकते हैं, कंटेंट मार्केटिंग कर सकते हैं, और इसमें तो बहुत ही डिटेल में जाया जा सकता है। अगर आप एआई एमएल की बात करें, जो कि आप देख रहे हैं मार्केटिंग में भी यूज हो रहा है, और कंटेंट क्यूरेशन इतना आसान हो गया है। चैट जीपीटी जब सारे क्वेश्चन के आंसर कर रहा है तो कोई गूगल पे सर्च ही नहीं करेगा ऐसे में। तो फिर जब गूगल पे तभी सर्च होगा जब लोगों को पर्सनलाइज आंसर चाहिए, और पर्सनलाइज आंसर आप जब तक नहीं दोगे, कंटेंट मार्केटिंग फिर आपका वर्क नहीं करेगा। तो दैट काइंड ऑफ कंपटीशन हमारे एआई एमएल के थ्रू भी आ रहा है। चैट जीपीटी हो गया और इस तरह के और भी बहुत सारे टूल्स अपकमिंग मार्केट में आ रहे हैं दिन प्रतिदिन। तो ये सब चीजें हैं जो डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू किया जा सकता है। डिजिटल मार्केटिंग हेल्प कर सकता है, बट ऑब्वियसली लोगों को ब्रॉड बाइंडेड होकर के अपने इस नए प्लेटफॉर्म को सेलेक्ट करना होगा, और देन दे कैन सक्सेस इन दिस। थैंक यू प्रिंस। प्रिंस, आपने जो एग्जांपल लिया था वो बायजूस के लिया था, विच इज एक एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है। ये तो एक एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है जो डिजिटाइज होके बहुत सारे बच्चों को, अपकमिंग बच्चों के लिए हेल्पफुल है। लेकिन यस। बहुत सारे ऐसे बिजनेस होते हैं जो सिर्फ गारमेंट्स बेच रहे होते हैं, या आपके यूटिलिटीज के जो सामान होते हैं, बेडशीट्स, बेड कवर, ये बेच रहे होते हैं, या यूटेंसिल्स बेच रहे होते हैं। क्या डिजिटल मार्केटिंग ऐसे बिजनेस को भी कभी रेवेन्यू इंक्रीज कर सकता है इफ दे गो डिजिटाइज्ड? यस सर, बहुत ही रेलेवेंट है क्वेश्चन। और मैं उन सारे सेलर्स को भी यही समझाना चाहूंगा जो अमेजोन पे या फ्लिपकार्ट पे अपनी सेल्स कर रहे हैं। एक्चुअली हो क्या रहा है, आप अमेजोन जैसे इकोसिस्टम को बिल्ड नहीं कर सकते, तो अमेजोन पे आप सेलर बनते हो। और वो सेलर है कौन, वही जो आप पॉइंट आउट कर रहे हो। किसी लोकेलिटी में उनका शॉप है जहाँ पे वो कपड़े बेच रहे हैं या बेडशीट बेच रहे हैं, या वो जो भी सर्विसेज दे रहे हैं। हो सकता है कि इलेक्ट्रॉनिक की उनके शॉप हो और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस वो वहाँ पे बेच रहे हैं, और वही सेम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस वो लिस्ट कर देते हैं एज ए अमेजोन सेलर, और वहाँ पे वही वो सेल कर रहे हैं। तो वो है क्या, वो एक डिजिटल मार्केटिंग का टूल ही है अमेजोन भी, जहाँ पे लोगों को एक प्लेटफॉर्म दिया जा रहा है, क्योंकि उनके पास ऑडियंस है, वो एडवर्टाइज करते हैं, मार्केटिंग करते हैं, और लोगों को वहाँ पे ट्रैफिक को बुलाते हैं। लोग वहाँ पे विजिट करते हैं, उनके पास बहुत सारा ट्रैफिक है, डेली का 1 करोड़ के आसपास ट्रैफिक है वहाँ पे। तो लोग ऑब्वियसली कुछ ना कुछ परचेज कर रहे हैं, तो सेलर्स जाके वहाँ पे सेल कर रहे होते हैं। अब इसका ड्रॉबैक ये है कि जब आप अमेजोन पे सेल कर रहे होते हो तो आप उसके ट्रैफिक पे भरोसा कर रहे हो। अगर उसने आपके रैंकिंग को नीचे कर दिया तो आपका खत्म, आपको कुछ सेल नहीं होगा। तो जब आप अपना प्लेटफॉर्म बिल्ड करते हो, आप जो बेडशीट बेच रहे हो, चाहे जो भी कपड़े आप क्लॉथ्स आप बेच रहे हो, डिजाइनर क्लॉथ्स हैं, जो नॉर्मल क्लॉथ्स जो भी है, तो वो आप एक शॉप बनाओ, अपनी ऑनलाइन शॉप ओपन कीजिए,
एंड आप वहाँ से अपनी प्रोडक्ट को लिस्ट कीजिए और वहाँ से सेल कीजिए। तो इससे बेनिफिट ये है, ऑब्वियसली आपको बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट आएगा इनिशियली, बट वो आपका खुद का इंफ्रास्ट्रक्चर है। वहाँ से आपकी जो भी रेवेन्यू होंगे, जो ब्रांड अवेयरनेस होगा लोगों में, वो आपका है। आपको कभी अमेज़न डिच करता है या फ्लिपकार्ट की एल्गोरिदम बदलती है जिसकी वजह से आप नीचे चले जाते हो रैंकिंग में, तो वहाँ से तो सेल्स आपका ज़ीरो हो गया। बट अगर आपके पास अपने ही लॉयल ब्रांड हैं, लॉयल कस्टमर हैं और लोग वहीं से परचेज़ करना शुरू कर दिए, तो फिर आपको अमेज़न और उसकी ज़रूरत नहीं है। तो डिजिटल मार्केटिंग के बहुत सारे अलग-अलग आप कह सकते हैं आयाम हैं और डायमेंशंस हैं, और लोगों को जिसमें फिट होता है उसको करना चाहिए, बट अपनी आइडेंटिटी क्रिएट करने के लिए डिजिटल मार्केटिंग को ज़रूर शुरू करना चाहिए, और उसके लिए है कि आप ऑनलाइन आएँ और अपना प्रेज़ेंस को जो है फ़ील कराएँ। थैंक यू फ्रेंड्स, ये काफ़ी वैल्यूबल चीज़ आपने बताया, और आई थिंक ये जो स्मॉल टाइम स्लाइलर्स हैं जो कि अपने आप को अपस्केल कर सकते हैं, उनके लिए काफ़ी फायदेमंद रहे। थैंक यू। तो प्रिंस, एक क्वेश्चन है जिसे कुछ नए लोग जो डिजिटल में ज़्यादा काम नहीं करते उनको थोड़ा कंफ्यूजन होता है कि बिजनेस को डिजिटल बनाने में और डिजिटल मार्केटिंग यूज करने में, मतलब इसमें फंडामेंटली डिफरेंस क्या है? एक जो बहुत डिजिटल savvy नहीं है उसको आप कैसे समझाइए, और उसको कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए? उसको पहले बिजनेस के ऑपरेशंस को या कुछ वर्किंग को उसको डिजिटल करना चाहिए, फिर डिजिटल मार्केटिंग मूव करना चाहिए? पहले उसके फर्क को समझाइए और फिर बताइए कि वो सीक्वेंस एग्जैक्टली कैसे होना चाहिए। एक्चुअली दोनों स्टेप 1 और स्टेप 2 है। आपको डिजिटल आना पड़ेगा, और जब आप डिजिटल होते हैं तो डिजिटल मार्केटिंग करते हैं, ठीक है? तो डिजिटल आना पहला स्टेप है, और आप डिजिटल आने के बहुत सारे तरीके हैं। जैसे मैंने पिछले वीडियो में बात किया था, जहाँ पे मैंने बताया था कि आप अमेज़न पे लिस्ट कर सकते हैं। तो ये भी एक डिजिटल आने का तरीका है कि आप अपने बिज़नेस को लिस्ट कर रहे हो अमेज़न पे, फ्लिपकार्ट पे, इस तरह के सेलर्स को आप जान रहे हो। दूसरा तरीका है कि आप खुद का वेबसाइट बना सकते हो। तीसरा तरीका है कि और भी छोटे-छोटे लिस्टिंग है। अब आप बी2बी में हो तो आप इंडिया मार्ट जैसे वेबसाइट पे लिस्ट कर सकते हो। सर्विस प्रोवाइडर हो तो आप जस्ट जैसे वेबसाइट पे लिस्ट कर सकते हो। तो ये सब क्या है कि ये सभी अलग-अलग प्लेटफ़ॉर्म है, जहाँ पे आप लिस्ट कर सकते हो। तो ऑनलाइन अपने बिज़नेस को तो आप ला ही रहे हो। मैंने एक छोटा एग्ज़ाम्पल दिया था गूगल माय बिज़नेस। आपको कुछ नहीं है तो वहाँ पे आप बस ईमेल से अपना गूगल माय बिज़नेस क्रिएट कर लीजिए। तो वहाँ से भी आप डिजिटल आ सकते हो। लेकिन आपको पहले डिजिटल आना होगा। जितना स्ट्रांगली आप डिजिटल प्रेज़ेंस बनाते हो, डिजिटली आप आते हो, आप अपनी एनवायरनमेंट को क्रिएट करते हो, सोशल मीडिया हैंडल बनाते हो, आप सोशल मीडिया पे अपने ऑडियंस से इंटरैक्ट होते हो, तो ये सब मार्केटिंग का पार्ट है। आप डिजिटली आ चुके हो और अब आप मार्केटिंग कर रहे हो, जिसमें आप लोगों तक पहुँच रहे हो, एग्रेसिवली आप पुट कर रहे हो अपनी मनी, और लोग वाइडर ऑडियंस तक रीच आउट कर रहे हो। तो सर्च इंजन थ्रू, सोशल मीडिया थ्रू, ईमेल मार्केटिंग, तो ये मार्केटिंग के पार्ट होगा। ये सारे जो है ईमेल मार्केटिंग के सेगमेंट, या ईमेल मार्केटिंग या जो भी आप कह रहे हो, कंटेंट मार्केटिंग, एसईओ, ये सब अलग पार्ट है, जहाँ आप डिजिटली आ चुके हो और उस प्रेजेंस को आप बढ़ा रहे हैं। दैट इज कॉल्ड डिजिटल। यस सर। तो मोर और लेस आप कह सकते हैं कि आज की दुनिया इतनी डिजिटल हो चुकी है, यूपीआई पेमेंट तो एटलीस्ट सब जानते हैं, मोबाइल पेमेंट सभी जानते हैं। तो अपनी जितनी भी बिजनेस ऑपरेशंस हैं उसको जितना डिजिटल आप कर सकते हो उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा है, आपकी रेवेन्यू के लिए, बिजनेस के लिए। और उसी में आपका अपना मार्केटिंग वाला एस्पेक्ट भी जब डिजिटल हो जाता है तो वो बेसिकली आपका वो डिजिटल मार्केटिंग होता है। बट वो चूंकि एक अलग से एक स्पेस है जिसमें काफ़ी एडवांटेज है, ये स्ट्रांगली रिकमेंडेड है कि वो करना चाहिए। तो जैसे मैं एग्जांपल लूंगा इंडिया का, यूपीआई का एग्जांपल, कि ऑलमोस्ट 48 to 50% ऑफ जीडीपी उसके वैल्यू के इक्विवेलेंट अब आजकल हम लोग यूपीआई ट्रांजैक्शन कर रहे हैं। तो वो हो गया पेमेंट का डिजिटाइजेशन। तो इस एग्जांपल यस। से मैं ये हाईलाइट करना चाहता हूँ कि एक बिजनेस के जितने एंगल होते हैं, जैसे आप एक बिजनेस का साइकिल क्या होता है, आप मार्केटिंग से स्टार्ट करते हो, मार्केटिंग के बाद आपकी सेल होती है, सेल के बाद आप क्या करते हो कि आपका जो ऑपरेशंस होता है तो वो सेल को कंक्लूड करने का, चाहे वो आपकी इन्वेंट्री हो, आपका स्टोरेज हो, आपका सेलिंग की पूरी एक्टिविटी हो, वो सारा होता है। फिर उसके बाद पेमेंट होता है, फिर डिलीवरी होती है, फिर उसके हिसाब से आप उसकी इनवॉइसिंग और बाकी चीज़ें आप करते हो। ठीक है, तो आप ये देखें कि बिजनेस के जिसने जितने भी एस्पेक्ट्स हैं, हर एस्पेक्ट में ही वो डिजिटाइजेशन का एक कंसेप्ट कहीं ना कहीं है। तो नोइंगली अननोइंगली पेमेंट तो काफ़ी बिजनेसेस, एसएमईज भी जो है अपना पेमेंट वो डिजिटल काफ़ी कुछ कर चुके हैं। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये जानने के बाद एसएमईज को ये कन्विंस करने में बहुत मुश्किल नहीं होना चाहिए कि डिजिटाइजेशन का फायदा क्या है। चीजें सिर्फ करनी आसान नहीं है बल्कि कॉस्ट इफेक्टिव भी बहुत है। मैं सिर्फ उस ये बोलूंगा कि जो सबसे इंपॉर्टेंट आपका चीज है, जो मोस्ट डिफिकल्ट एस्पेक्ट है, ये जो पूरा बिजनेस साइकिल मैंने बोला, उसमें जो सबसे मुश्किल काम है वो आपका मार्केटिंग और सेल जी। है ना।
क्योंकि वो स्टेप जब तक नहीं आएगा आगे के स्टेप की कोई जरूरत ही नहीं है या उसका वेस्टेज हो जाएगा। एग्जैक्टली। इसीलिए लोगों को ये समझना बहुत जरूरी है, लाजमी है कि भाई हमें जो पहला स्टेप है मार्केटिंग का, उसको जहां तक डिजिटल ले जाएं, हमारा बहुत ही फायदा आगे के स्टेप्स में बढ़ने वाला है। हम सारे ही स्टेप्स को डिजिटल करने की जरूरत है, लेकिन हम चूंकि अभी कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं मार्केटिंग पे, तो मैं ये एग्जांपल देके बताना चाह रहा हूँ कि जो मार्केटिंग का एस्पेक्ट है उस पे आपको डिजिटल होने की बहुत ही जरूरत है। तो अब डिजिटल मार्केटिंग बहुत जरूरी समझते हुए उनको बहुत सारे उसमें स्टेप्स लगे, ठीक है। तो इसमें प्लीज थोड़ा सा आप एग्जांपल्स देके ये बताइए कि लोग अपने बिजनेस को डिजिटल बनाने का प्रोसेस और मार्केटिंग को डिजिटल बनाने का प्रोसेस, ये बेसिकली उनको कुछ पहले के शुरू के स्टेप्स लेने होंगे, तो उसकी दिशा में उनको क्या एग्जैक्टली स्पेसिफिकली करना पड़ेगा। करना शुरू कर दें तो ऑटोमेटिकली बिजनेस का डिजिटल कन्वर्शन स्टार्ट हो जाएगा। आपका क्या टेक है उस पर? सर नहीं, दोनों डिफरेंट चीज है। अगर आप डिजिटल ले जाने की बात करें बिजनेस को, तो वो एक अलग चीज है, और डिजिटल मार्केटिंग एक अलग चीज है। मैं इसको एग्जांपल के साथ समझा सकता हूँ कि अगर आप डिजिटल जाने की बात करें, तो ये कुछ ऐसे है कि आपने एक शॉप ओपन करके रख दिया है। तो अपने अगर ऑफलाइन बिजनेस में बात करें, दो स्टेज होती है। एक, आप शॉप ओपन करते हो और आप वेट करते हो कस्टमर का, तो आपने कुछ मार्केटिंग वहां पे नहीं किया है, बस आप वेट कर रहे हो कि मैंने अपनी दुकान ओपन कर ली है, आओ और मेरे प्रोडक्ट परचेज करो। तो आप बस ऑर्गेनिक रीच के भरोसे बैठे हो। अब उसमें ऑफलाइन भी आप मार्केटिंग करते हो, जैसे आप बॉडी होर्डिंग लगाते हो हर जगह, बैनर पोस्टर आप डिस्ट्रीब्यूट करते हो लोगों पे, आप एडवर्टाइज करते हो न्यूज़पेपर में। तो ये सब चैनल्स हैं जिसके थ्रू आप ऑफलाइन मार्केटिंग करते हो। अब सेम सिचुएशन को लेके आते हैं ऑनलाइन। ऑनलाइन में भी आप अपनी शॉप ओपन करते हो। वो शॉप आप अमेजोन पे एज ए सेलर ओपन कर सकते हो, और एज ए वेबसाइट अपना लॉन्च करके अपनी वेबसाइट पे ई कॉमर्स भी आप शुरू कर सकते हो। जरूरी नहीं ई कॉमर्स ही हो, अगर आप आईटी में है तो आप अपना इंफॉर्मेशनल वेबसाइट ओपन कर सकते हैं, आप उसमें बता सकते हो आपकी क्या आईटी सर्विसेज है। उसी तरह से आप अपनी ऐप भी लॉन्च कर सकते हैं, वेबसाइट प्लस ऐप, ये एक एक्सटेंशन हो गया, जहाँ पे आप मोबाइल यूजर को अच्छे से कैटर कर सकते हो। अब बहुत सारी बिजनेस है जो सिर्फ मोबाइल ऐप पे ही डिपेंडेंट है। अमेजॉन अमेजॉन जो है, जितनी भी अपनी फोकस करती है ऑफलाइन इस पे वेबसाइट पे, उतना ही फोकस वो अपने मोबाइल पे भी करती है, क्योंकि उन्हें मालूम है कन्वर्जन वहां से ज्यादा आसान है। सिमिलरली आप देखिए कि इंस्टाग्राम तो पूरा मोबाइल बेस्ड ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ही है, जो 10 साल पहले आई थी। तो आपके डिसाइड करना है कि आपको अपना शॉप ओपन करना है, तो ये आप डिजिटल लेके आए किसी बिजनेस को। सपोज करिए कि हमारा एक XYZ कंपनी है, उसका हमने वेबसाइट बना लिया, तो ये डिजिटल आना हो गया, बट ये डिजिटल मार्केटिंग नहीं है। अब डिजिटल मार्केटिंग यहाँ से शुरू होगा। अब क्यों शुरू होगा? तो मेरा वेबसाइट का डोमेन इतना प्रचलित तो है नहीं कि कोई जानेगा। अगर टाटा की भी वेबसाइट है, तो कोई अगर tata.com ही सर्च करेगा, मान लीजिए उसका tata.com नहीं है, तब तो कोई किसी और के साइट पे जा रहा है। वो हो सकता है ना tatasons.com है, लोगों को पता ही नहीं है कि वो एग्जैक्टली लोगों को तो पता ही नहीं। लोग tatasons.com जाएंगे नहीं, वो टाटा पे जाएंगे, और टाटा किसी और की फेक कंपनी है। तो टाटा सन्स की जो कंपनी है, उन्होंने अपनी प्रमोशन ही अच्छा से नहीं किया, लोगों को उसके बारे में पता ही नहीं है। इवन सर्च इंजन पे उसने एसईओ नहीं किया, यानी सर्च इंजन ऑप्टिमाइज वेबसाइट को किया नहीं, इसकी वजह से उसकी रैंकिंग में वहां नहीं है। तो वो कितना भी कुछ कर ले, लोग तो जाएगा टाटा पे ही, और जो कि एक फ्रॉड कंपनी। तो ये डिपेंड करता है कि जब आप मार्केटिंग करते हो, लोगों तक रीच आउट करते हो, तो आप अपने प्रोस्पेक्ट के पास, अपने लॉयल कस्टमर के पास रीच आउट कर सकते हो डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू। क्योंकि हर कोई आज के ज़माने में मोबाइल पे जाके वेरीफाई करता ही है, डेस्कटॉप पे जाके गूगल सर्च करता ही करता है कि ये कंपनी कौन है जिससे मैं प्रोडक्ट या सर्विसेज ले रहा हूँ। ठीक है, एक बार अगर उसे ऑफलाइन भी लेना है, तो वो ऑनलाइन जाके एक बार चेक करता है कि इस ऑनलाइन की प्राइसिंग क्या है, कैसे अवेलेबल है, क्या टर्म एंड कंडीशन है। अगर उसे फेवरेबल लगता है तो वो वहीं से परचेज कर लेता है, फिर ऑफलाइन परचेज नहीं करता है। तो मार्केटिंग क्या है? मार्केटिंग ये है कि आपका ऑनलाइन एग्जिस्टेंस जो है, डिजिटल प्रेजेंस जो है, उसी को वाइडर ऑडियंस तक लेके जाते हैं। इसको हम बहुत सारे एग्जाम्पल के साथ के थ्रू भी समझ सकते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि एक वेबसाइट आप ओपन कर लिए, लेकिन उसकी कोई रीच नहीं है, तो आप एसईओ करते हो, और आप ऐसे कंटेंट प्रोड्यूस करना शुरू करते हो जो कि सोशल एसईओ ऑप्टिमाइज हो, लोग सर्च कर रहे हो। जैसे आईटी सर्विसेज है तो आईटी सर्विसेज से रिलेटेड, अगर आपकी ई कॉमर्स है तो ई कॉमर्स से रिलेटेड सर्विसेज, अगर आपकी कोई ऐसी सर्विसेज है जो आप लोकल बिजनेस पे फोकस कर रहे हो, तो लोकल बिजनेस से रिलेटेड आप जो अपना कंटेंट है वो आप प्रोड्यूस करते हो। तो उससे क्या होगी कि आपकी सर्च इंजन पे रैंकिंग इंप्रूव होगी, सर्च इंजन पे लिस्टिंग होगी, और लोग उसके थ्रू आएंगे। तो ये तो एक चैनल हो गया। तो ये भी एक मार्केटिंग का ही चैनल है। इस तरह के 10 चैनल है, सोशल मीडिया है, ईमेल मार्केटिंग है, एडवर्टाइजिंग है, PPC एडवर्टाइजिंग की बात कर रहा हूँ, और अफिलिएट है, वीडियो है, लॉट ऑफ थिंग्स यू कैन डू थ्रू द एडवर्टाइजिंग। तो ये दो डिफरेंट चीज है। प्रिंस, एक आपके एक दो सवाल पहले का जो आंसर था उसका एक फॉलोअप क्वेश्चन है कि जी। जैसे मैं एक मान लो Tier 2 सिटी में मैं हूँ, मैं कुछ चीजें सेल करता हूँ, किसी ने बोला कि आप अमेजन पे जाके, फ्लिपकार्ट पे जाके यू कैन सेल योर थिंग्स,
उसमें और अपने बिजनेस का डिजिटल मार्केटिंग करने में मैं बहुत ब्रीफली क्या मतलब ये फर्क तो है, ये मुझे समझ में आ रहा है। तो एग्जैक्टली क्या फर्क है? मैं यदि अमेजन के थ्रू सेल कर रहा हूँ तो मेरी डिजिटल मार्केटिंग नहीं बोली जाएगी, वो सिर्फ बोलेंगे कि हम किसी का प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हैं। तो फिर यदि मुझे अपने डिजिटल मार्केटिंग अपनी करनी है तो मुझे एग्जैक्टली उससे कैसे अलग कैसे है वो थोड़ा मैं जानना चाहूँ। मैं अमेजन का सेलर बन गया, फ्लिपकार्ट का सेलर बन गया, तो कह सकते हैं कि मेरा डिजिटाइजेशन तो बिजनेस में हो चुका है, बट वो डिजिटल मार्केटिंग से कैसे अलग है? अगर डिजिटल डिजिटल मार्केटिंग से अलग की बात करें तो वो अलग नहीं है, पार्ट ऑफ द डिजिटल मार्केटिंग। क्योंकि जब आप सेल कर रहे हो तो आपने बस एक प्लेटफॉर्म चूज किया, आपको डिजिटल आना है। अदर देन चूजिंग योर प्लेटफॉर्म, डेवलपिंग योर एनवायरनमेंट, पुटिंग लॉट ऑफ मनी टू क्रिएट योर ओन इकोसिस्टम रिगार्डिंग द ई कॉमर्स। आपने एक परचेज आउट कर लिया, आपने एक बाई आउट कर लिया, एक रेंटेड आउट कर लिया, जो कि हो सकता है स्नैपडील हो, फ्लिपकार्ट हो या अमेजॉन। वहाँ पे आप एज ए सेलर रिक्वेस्ट करते हो, अप्रूव होते हो और आप अपनी प्रोडक्ट जो है सो वहाँ पे लिस्ट कर देते हो। और जब आप लिस्ट करते हो तो वहाँ क्यों डिजिटल मार्केटिंग है वो आएगा। जब आप लिस्ट करते हो ना तो आपकी जो प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन है वो ऐसी ऑप्टिमाइज होना चाहिए, तभी जाके जब कोई सर्च करेगा तो गूगल पे भी, सर्च इंजन पे भी दिखता है आपका प्रोडक्ट, और लोग वहीं से फिर अमेजोन पे जाते हैं। बहुत सारे यूजर हैं अभी भी वो अमेजोन पे नहीं सर्च करते हैं, वो पहले गूगल पे ही सर्च करते हैं, और ये 50% से ज्यादा जनता है जो पहले गूगल पे ही प्रोडक्ट सर्च करती है। और इरेस्पेक्टिव ऑफ उसको उसको ये नहीं पता है कि मुझे अमेजोन पे मिलेगा, सर्च इंजन पे आया और उसे दिखा कि गूगल पे आया, सर्च किया, उसे दिखा कि अमेजोन पे है तो अमेजोन पे चला गया, फ्लिपकार्ट पे है तो फ्लिपकार्ट पे चला गया, स्नैपडील पे है तो स्नैपडील पे चला गया। यही तो सर्च इंजन भी अपना करामात करती है, जो कि अलग ही कहानी है। वो एक प्रिफर्ड पार्टनर को तौर पे देखती है। आप ज्यादा देखेंगे तो अमेजोन का दिखता है, अब पता नहीं उसके पीछे क्या है, लेकिन हाँ, आप इंडिया में सर्च करके देखिए, 80% सर्च में आपको अमेजोन टॉप पे दिखेगा। वो बहुत अच्छा करती है, आई नो दैट, बट फ्लिपकार्ट भी तो है, स्नैपडील भी तो है, ये सब तो सीनियरों से गायब ही है, तो एक तरह से उसने उसको हटा ही दिया है। तो लोग जब सर्च करते हैं आपके प्रोडक्ट को और आपकी लिस्टिंग गूगल पे सही है, आपकी अमेजोन पे उसकी लिस्टिंग सही है, तो आपका बिक रहा है अच्छा सा प्रोडक्ट। लेकिन आप दूसरे के इकोसिस्टम पे है। यहाँ आप दो इकोसिस्टम की बात कीजिए। पहला है अमेजोन ने ही आपको बैन कर दिया किसी कारणवश, हो सकता है उसके हजारों टर्म एंड कंडीशन है जिसके थ्रू आपने ये किया है, तो आप खत्म हो गए फिर। आप खत्म। हो सकता है कि गूगल ने कहा कि अब मैं इसकी लिस्टिंग देना बंद करता हूँ, उसने अमेजोन की लिस्टिंग ही देनी बंद कर दी क्योंकि उसने कुछ फ्रॉड किया, और आप तो अमेजोन पे ही थे, तो अमेजोन डूबा और आपके साथ में आपको भी डुबा दिया। अभी आप ये सोच सकते हो कि अमेजोन नहीं डूबेगा। पहले तो लोग स्नैपडील के बारे में भी यही कहता था, ऐसी और भी कंपनी थी। तो किसका कब समय जाएगा उस प्लेटफॉर्म के साथ आपका भी समय जाएगा, तो ये एक डिसएडवांटेज सेकंड है। थर्ड ये है कि आप अपने इकोसिस्टम में नहीं हो और दूसरे के इकोसिस्टम में हो, इसकी वजह से आप रेंट करते हो इकोसिस्टम, तो उस रेंट को आपको पे करना होगा। और पे कैसे करना है कि आपने 100 रुपए का सामान खरीदा, बेचा है अमेजोन के थ्रू, तो आपको 20-25 रुपए तक का कमीशन चला जाएगा। और वो तो मैं कम कह रहा हूँ, 25 रुपए बहुत ज्यादा हो गए। कितने कमीशन लोग मान के चलते हैं? 2-4-5 रुपए तो कमीशन होता है एक प्रोडक्ट पे। तो मैं परसेंटेज की बात करूं तो उसके बाद आपकी लिस्टिंग में भी एक कहानी है जहां डिजिटल मार्केटिंग फिर से आती है। आप अपने मेटा डिस्क्रिप्शन, कीवर्ड, प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन, ये सब यूनिक रखते हो, ये सब कुछ डिजिटल मार्केटिंग का ही पार्ट है, प्रोडक्ट लिस्टिंग का ही पार्ट है। और जितना अच्छा होगा तो उसका ऑर्गेनिकली रीच अच्छा होगा। प्लस इतना सब कुछ करने के बाद भी आपकी सर्च इंजन की रैंकिंग अच्छी नहीं होगी, आपकी जो सो अमेजोन पे रैंकिंग अच्छी नहीं होगी, तो इसके लिए आपको फिर वहां भी पीपीसी की तरह मॉडल है। जैसे आप गूगल पे पीपीसी मॉडल होता है जहां पे आप हर क्लिक के लिए पे कर रहे होते हो, पे पर क्लिक गूगल पे, वैसे ही वहां पे भी आपका प्रीफर्ड सेलर में आप दिखेंगे, टॉप 3 में, टॉप 4 में आपका प्रोडक्ट दिखता है, तो उसके लिए आप एडिशनल पे कर रहे होते हो। आप देखोगे अमेजोन पे वहां पे दिखता है कि एडवर्टाइज करके, तो वो एक्चुअली आपके हर क्लिक के पैसे ले रहा है। यानी अमेजोन ने लिस्टिंग भी किया, 5% कमीशन भी ले रहा है, क्योंकि आपकी लिस्टिंग बहुत नीचे है तो आप एडवर्टाइज कर रहे हो, पीपीसी कर रहे हो, उसका भी आपको 5% या 7% या जो कुछ भी है उसके उनके हिसाब से देना पड़ेगा। इतने सारे डिसएडवांटेज की वजह से जब आप लाख रुपए का भी सेल करते हो तो आपको सिर्फ सेल दिख रहा होता है। बहुत सारे केसेस में वो लाख का जो आपका 20% बचने वाला उसमें से आपका 11-10%, 12% तो अमेजोन ही लेके चला गया होता है, तो आप 8% पे ही खड़े होते हो। तो ये एक डिसएडवांटेज है। तो ऐसा नहीं कि सारा एडवांटेज है ही नहीं, सारा डिसएडवांटेज ही है। अगर सारा डिसएडवांटेज ही है तो सारा सेलर वहां पे क्यों होता ही नहीं, होता ही तो वो एक अलग ही आंसर है जिसका एडवांटेज तो है। लेकिन मैं आपकी सेकंड टाइप क्वेश्चन पे आता हूँ कि अपना होने से क्या फायदा है। तो ऑब्वियसली जो मैंने पॉइंट वाइज आपको डिसएडवांटेज बताए, सारा यहाँ एडवांटेज में बदल जाता है। आपका अपना प्लेटफॉर्म है, आपका टर्म एंड कंडीशन खुद का है, अपना कंट्रोल है, आप अपना एसईओ करते हो, आपकी रैंकिंग इंप्रूव होती है, तो आप एक्चुअली में अमेजोन के कंपटीटर हो, ना कि अमेजोन पे आप पार्टनर हो। ठीक है, तो अगर अमेजोन का लाख ट्रैफिक है, अगर आपका 10,000 भी है, तो आप सोच लो कि आप कितना बड़े हो गए। ठीक है, प्लस आपका अपना खुद का इकोसिस्टम क्रिएट हो रहा है। हो सकता है अभी आपका 5 ही ट्रैफिक है, 10 ही ट्रैफिक है, 1000 ही ट्रैफिक है,
समय पे अगर आप इंप्रूव करते जाते हो, अपनी एसईओ इंप्रूव करते हो, कंटेंट स्ट्रेटजी इंप्रूव करते हो, प्रोडक्ट लिस्टिंग इंप्रूव करते हो, एसईओ के बारे में अवेयरनेस है, सोशल मीडिया पे आप अवेयरनेस कैंपेन करते हो, ब्रांडिंग इंप्रूव करते हो, तो धीरे-धीरे ट्रैफिक इंक्रीज होगा और वो आपकी अथॉरिटी को बिल्ड करेगा। तो फिर अल्टीमेटली आप वो कर क्या रहे हो? अपनी अथॉरिटी बना रहे हो, अपनी ब्रांड अवेयरनेस बना रहे हो, तो लोग आपके प्रोडक्ट से डायरेक्ट आपकी वेबसाइट से ही परचेज करेंगे। तो टर्म एंड कंडीशन हुआ, एक्स्ट्रा पे करना है, रेंटेड आउट करना है। यहाँ एक डिसएडवांटेज है, इनिशियल कॉस्ट यहाँ ज़्यादा होता है, ज्यादा है, ऑपरेशनल कॉस्ट ज़्यादा होता है। ठीक अनसर्टेनिटी है। भी है कि क्या हाँ, सक्सेसफुल होगा अनसर्टेनिटी नहीं भी है, होगा। सक्सेस होगा, नहीं होगा। बिल्कुल तो ये अनसर्टेनिटी तो वहाँ भी है। अगर आप लिस्ट किए तो ज़रूरी नहीं कि आप वहाँ पे बेच ही लोगे दिखेगा हर ही। चीज़। हज़ारों लोग वहाँ पे हैं, सेम प्रोडक्ट बेच रहे हैं, तो जिसका कम प्राइस होगा उसी का लोग खरीदते हैं। इंडिया तो और भी कंपटीशन तो प्राइस सब है, जगह है, कंपटीशन सब तो जगह। क्यों ना कंपटीशन वहाँ किया जाए जहाँ पे मेरा खुद का इकोसिस्टम क्रिएट हो रहा है, मेरा बिल्कुल खुद का बिल्कुल, एनवायरनमेंट क्रिएट हो रहा है। एक बार बन जाएगा तो बन जाएगा। एग्जैक्टली, तो ये डिफरेंस है। और दोनों ही डिजिटल मार्केटिंग भी है। डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी जाकर के प्रोडक्ट लिस्टिंग पे भी काम करती है, जहां आप सेलर हो, और आपकी प्रोडक्ट पे, आपकी वेबसाइट पे भी आती है, वहां भी आपके लिए एसईओ करती है। तो उनका काम दोनों जगह है। उनका बिजनेस एजेंसी का हर जगह चल रहा है, लेकिन एज ए बिजनेस ओनर आपको डिसाइड करना है कि खुद का इकोसिस्टम बनाना है, या हमें अमेजोन पे रिलाई करना है, या इस तरह का और भी सेलर है उस पर रिलाई करना ठीक। है। ये बेसिक डिफरेंस। ओके, सो प्रिंस, एक फॉलोअप क्वेश्चन वेरी रिलेटेड टू दिस। मतलब एक तरह से मुझे ऐसा साउंड हुआ कि आप बता रहे हैं कि शायद डिजिटल मार्केटिंग के लिए एक एक्टिव मोड है, एक पैसिव मोड है। आप किसी Yes, sir. अमेजन, फ्लिपकार्ट टाइप के सेलर के पास जा रहे हैं, तो बेसिकली डिजिटल मार्केटिंग आपकी हो रही है, बट वो एक तरह से पैसिव है, मीन्स यू आर नॉट डूइंग डायरेक्टली। वो आपका इनडायरेक्ट वे में जो प्लेटफॉर्म है वही आपके लिए डिजिटल मार्केटिंग कर रहा है। आप उस इकोसिस्टम के हिस्सा हैं, तो आपका भी प्रमोशन हो जा रहा है। बट एडवांटेज डिसएडवांटेज आपने बताया। तो एक्टिव डिजिटल मार्केटिंग में बेसिकली ये है कि आप अपने रिसोर्सेज को खड़ा करोगे, अपने हिसाब से उसको कंट्रोल करोगे, प्रमोट करोगे, कितना पैसा लगाना है, कौन सा मोड करना है, नहीं करना है, कौन पहले करना है, कौन बाद में करना है, कितने पहले करना है, एंड एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक है। तो एक सवाल ये है कि यदि मैं इस चीज की इतनी समझ के बाद, यदि मैं सेलर हूं, तो क्या ये मैं डिसाइड, ये सोच रहा हूँ तो ये ठीक है क्या? ये सोच ये है कि चलो अमेजन पे मैं अपना सेल तो कर रहा हूँ 2-3 साल से, मेरी सेलिंग ठीक ठाक हो रही है, इट्स बेटर देन जो मैं पहले था अपना ऑफलाइन था। तो क्योंकि कुछ जो सेल हो रहा है अमेजन कमीशन दे भी रहा है, बट कुछ तो मेरा बिक्री बढ़ गया ना। पहले जो 100 आइटम महीने में बिकते थे, अब चलो वो 300-400 बिकने लगे हैं। तो चलो पहले 100 का मार्जिन हो सकता है 20% था, अब बाकी जो एडिशनल 400 है या 500 है, उसका मार्जिन 10% है, बट बिक्री है तो ज्यादा ना। मेरा रेवेन्यू तो बढ़ा, नेट प्रॉफिट भी बढ़ा, मतलब टोटल प्रॉफिट बढ़ा। तो क्या मुझे ये स्ट्रैटेजी लेके चलना चाहिए कि मैं अमेजन का सेलर हूँ, तो साथ में मैं पैरेलल में अपना जो डायरेक्ट एक्टिव डिजिटल मार्केटिंग वाला एस्पेक्ट है उस पर भी मैं पैरेलल काम करना शुरू करूँ, तो मेरे लिए अच्छा होगा। ताकि अमेजन से जो आ रहा है मैं उसको हटाना भी नहीं चाहता, बट धीरे धीरे अपना एक्टिव डिजिटाइजेशन और एक्टिव डिजिटल मार्केटिंग बढ़ाना चाहता हूँ, ताकि जैसे जैसे वो बड़ा होते जाए, मैं ये बाद में सोच सकता हूँ कि यदि वो मेरा अपना वाला ही ज़्यादा बड़ा हो गया, अपना वेबसाइट या अपना प्रमोशन, तो बाद में आई कैन टेक ए डिसीजन कि मुझे अमेजन में अपने आप को लिस्ट करना है, नहीं करना है। सो इज इट द राइट वे ऑफ थिंकिंग, राइट अप्रोच टू डूइंग इट? सर, मेरे समझ में जो अमेज़न सेलर हैं, जो वहाँ पे 6 महीने साल भर बिता चुके हैं, तो वो इस बात को ऑलरेडी समझते हैं कि अपना प्लेटफ़ॉर्म होने का क्या एडवांटेज है, और वो ऑलरेडी अपना प्लेटफ़ॉर्म बिल्ड कर चुके हैं, ठीक है? आप बहुत सारा एग्ज़ाम्पल भी मैं आपको बता सकता हूँ। बोट के बारे में, बोट हेडफ़ोन जो है कंपनी, वो एक तरह से अमेज़न सेलर ही है, प्रिफर्ड सेलर है वो अमेज़न पे। वहाँ पे तो वो लिस्टेड है, अपनी वेबसाइट भी है, वहाँ पे भी है। उसकी जबकि मुझे इतनी बड़ी कंपनी। इतनी बड़ी कंपनी, वो इतनी बड़ी कंपनी है, और उसकी सारी सेल, मुझे लगता है 80% ऑफ सेल उसको अमेज़न और इस तरह के सेलर से ही आ रही है, ठीक है? इसे इकलौता एग्जांपल नहीं है। आप नॉइज़ जो उसका कॉम्पिटिटर कंपनी है, सिमिलर काइंड ऑफ बिज़नेस वो भी करती है नॉइज़, हेडफ़ोन्स उसके भी आते हैं। वो भी वहीं पे प्रिफर्ड पार्टनर ही है। आप मामा अर्थ के बारे में आप जान सकते हो, वो भी प्रिफर्ड पार्टनर ही है अमेज़न की। तो ये सब वहाँ पे सेल करते हैं, बट उनका अपना खुद का भी वेबसाइट है। ये लोग खुद का वेबसाइट इसलिए लॉन्च किए हुए हैं कि ऑब्वियसली इनको, जब इतनी बड़ी कंपनी है और इनका खुद का वेबसाइट होगा नहीं, भले मेजॉरिटी ऑफ द सेल्स वहाँ से आ रहा है, बट जिस रोज उसने उसे बंद किया, तो फिर ये कहीं का नहीं रहेगा, सीधा जीरो पे आके गिरेगा। तो आप ये इतने बड़े-बड़े एग्जांपल आप देख सकते हो खुद ही, कि लोग करते हैं वहाँ भी, लेकिन अपना वेबसाइट भी होता ही है। तो होना ही चाहिए। अगर नहीं है तो आप कभी भी निकाल दिए जाओगे, हटा दिए जाओगे, किसी दूसरे कंपटीटर, किसी दूसरे प्रिफर्ड पार्टनर के द्वारा रिप्लेस कर दिए जाओगे, तो ये तो ऑप्शन हमेशा बना रहता है। और इतने सारे टर्म एंड कंडीशन जब आप साइन किए हुए हो, तो पता नहीं कौन आपके अगेंस्ट जाएगा। आप लॉयर तो हो नहीं, तो ये तो खतरा हमेशा होता है। प्रिफर्ड पार्टनर का टैग जिस रोज आपसे छीना, तो अमेज़न पे आप एक रेगुलर सेलर हो जाओगे, और वहाँ पे फिर आपको प्राइस मैनेज करना भी मुश्किल होता है, डिस्काउंट देना भी मुश्किल होता है, क्योंकि जब आप सेल कर रहे हो तो आप 100 की जगह 200 कर लोगे, तो ₹1 ज़्यादा डिस्काउंट भी दे सकते हो। जब आपका सेल ही नहीं है तो बाकी कॉस्टिंग भी बढ़ रही है। तो
तो आप उतना सेल भी जनरेट नहीं कर पाओगे, तो डिस्काउंट भी नहीं दे पाओगे। तो इस सिनेरियो में अपना प्लेटफॉर्म होना चाहिए। अपने प्लेटफॉर्म होने के बहुत एडवांटेज है। मेरे नज़र में जो लोग भी मैं देखता हूँ, उनका अपना प्लेटफॉर्म होता ही है। अगर नहीं है तो उन्हें वो उसकी कोशिश कर रहे होते हैं कि हमारा प्लेटफॉर्म हो, और करना भी चाहिए। मतलब रिसोर्सेज हैं, आप छोटे मोटे प्लेयर भी हैं, आपने शुरू नहीं भी किया है, तो ये जो एग्जांपल्स प्रिंस ने दिए हैं, मामा अर्थ हुआ या फिर बोट हुआ या नॉइज हुआ, आपको डेफिनेटली उस डायरेक्शन में सोचना चाहिए, क्योंकि जब इतनी बड़े बड़े बिजनेसेस कर रहे हैं तो आपको भी वो करना चाहिए, क्योंकि इट्स लाइक यूजिंग द मल्टी चैनल अप्रोच। जहां से बिजनेस आ जाए वो आपके लिए अच्छा है, तो कोई भी एक्टिव बिजनेस चैनल बंद क्यों करे। Prince, got one question for you. Yes, What sir. are some common challenges that startups and small businesses face when implementing digital marketing strategies, and how can they overcome them? ओके सर। सर, जब स्टार्टअप की बात करें तो सबसे बड़ा जो कॉमन चैलेंज है उनके पास कि वो लिमिटेड बजट होता है और रिसोर्सेस उनके पास कम होती है। जब स्टार्टअप है और रियल में वो स्टार्टअप ही है, आजकल तो किसी चीज़ को भी स्टार्टअप किया जा रहा है तो सब कहा जा रहा है। तो सबसे पहले इस डेफिनिशन को जो लोग समझते हैं, उस डेफिनिशन के अंतर्गत अगर सच में स्टार्टअप है, तो उसे पता होता है कि डिजिटल का क्या वैल्यू है, डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आने की क्या वैल्यू है। तो उनके माइंडसेट क्लियर होते हैं कि मुझे डिजिटल प्लेटफॉर्म पे जाना है, मुझे मार्केटिंग करनी है, मुझे एडवर्टाइजिंग करनी है। वो खुद भी अक्सर खुद भी जो है डिजिटल प्लेटफॉर्म से ही बने, इसीलिए उनका नाम स्टार्टअप भी कैटेगरी में भी आता है, क्योंकि जब तक आप इनोवेटिव नहीं हो, टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड नहीं हो, स्टार्टअप का अलाउड नहीं। तो उनको बजट और रिसोर्स, ये एक सबसे बड़ा चैलेंज है। मेरा कहना है कि क्योंकि जब आपकी एग्जिस्टेंस के ऊपर है, जब आप मार्केटिंग कर ही नहीं पाओगे तो सेल भी जनरेट नहीं होगा, आप रेवेन्यू जनरेट नहीं कर सकते हो। तो बजट और रिसोर्सेज का जो कंस्ट्रेंट है उसमें आपको थोड़ा-सा ये ज़रूर ध्यान देना पड़ेगा कि मुझे ये करना ही है, मस्ट टू डू वाली चीज़ें। तो अगर आप बजट और रिसोर्स की प्रॉब्लम भी है, तो आपको इसे करना चाहिए। यानी मैं चैलेंजेस भी बता दिया और सॉल्यूशन भी बता दिया। दूसरा क्या है ना, उनके पास एक सबसे बड़ा चैलेंज होता है डिजिटल लैंडस्केप को समझने का। ये बहुत बड़ा है और बहुत ही बृहद है, काफ़ी बड़ा है इसका एरिया। तो लोग ये भी समझ नहीं पाते हैं कि मेरा जो रेलेवेंट ऑडियंस है, रेलेवेंट प्लेटफ़ॉर्म है, रेलेवेंट डेमोग्राफिक्स है, रेलेवेंट टारगेट ऐज है, टारगेट ऑडियंस है, इसे समझ पाना थोड़ा मुश्किल होता है। और इसके लिए उन्हें 2 तरह का अप्रोच, मैंने पिछले वीडियो में भी बात किया था। आप कंजर्वेटिव अप्रोच ले सकते हो या फिर आप ओमनी चैनल अप्रोच ले सकते हो। ठीक है? थर्ड जो आपको मैं पॉइंट पे बात कर सकता हूँ कि ट्रेंड, क्योंकि उनके पास नया डेटा होता नहीं है, तो पुराना डेटा का पाइल अप नहीं है, इस बेसिस पे वो ट्रेंड पता नहीं कर सकते हैं। बट अभी जो एग्जिस्टिंग ट्रेंड है उसको पता करके उस हिसाब से अपना बिजनेस को मॉड्यूल कर सकते हैं, वो थोड़ा इम्प्रोवाइज कर सकते हैं। तो ट्रेंडिंग जो एक बहुत बड़ा मुझे लगता है एस्पेक्ट है किसी भी लोगों को, जो भी स्टार्टअप है, ट्रेंडिंग और राइट ऑडियंस, मुझे लगता है ये सबसे इंपॉर्टेंट है। जो मैंने पहले भी कहा, इफेक्टिवली टारगेटिंग द राइट ऑडियंस। किसी भी प्रोडक्ट और सर्विसेज को एज ए स्टार्टअप जब आप शुरुआत करते हैं, तो आप उन सभी लोगों तक नहीं पहुंच सकते हैं जो आपके प्रोडक्ट को लेंगे या ना लेंगे, लेंगे या ना लेंगे। ये अगर सिचुएशन में है तो आप राइट टारगेटिंग नहीं कर रहे। आप कोशिश कीजिए कि आपकी जो रेलेवेंसी है 80 टू 90% तक हो, और राइट ऑडियंस के लिए आपको बहुत सारे सर्वे कर सकते हो, आप बहुत सारे लोगों के केस स्टडी को आप देख सकते हो, आप सोशल साइंटिस्ट से मिल सकते हो, जिनके थ्रू वो आपको बताएंगे कि किस तरह की लोगों का माइंडसेट है, किस तरह की ज़रूरतें हैं, और बेस्ड ऑन दैट यू कैन टारगेट द राइट ऑडियंस। ठीक है? तो ये चैलेंजेस है, बट इसके सॉल्यूशन भी अवेलेबल है। और अगर आप इन चैलेंजेस से बेहतर प्लानिंग कर सकते हो, केयरफुली केयरफुली प्लानिंग करिए, रिसर्च कीजिए और फोकस कीजिए आपकी जो स्पेसिफिक गोल है, क्या है आपका गोल। अगर उस गोल पे आप फोकस बनाए हुए हो, तो बाकी चीज़ें आपके लिए फिर आसान हो जाएगी। थैंक यू प्रिंस। प्रिंस, इसमें एक बात बड़ी क्लियर है जब आप कह रहे हैं कि बजट एक कांस्टेंट है, ठीक है, लेकिन अगर बजट कांस्टेंट नहीं है और मेरा एक सेल्स का फ्लो है, कांस्टेंट फ्लो है, कि मैं आप बता रहा हूँ कि मेरा फाइनेंशियल FY 2000 में मेरा इतना सेल था, फिर वो थोड़ा सा इंक्रीज हो गए, फाइनेंशियल 2021 में इतना था, 22 में था, 23 में मेरा इतना टारगेट है। ठीक है, तो मेरा कांस्टेंट वे में ग्रोइंग है। ठीक है, और यहाँ मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मुझे अपना जो ROI है उसको और इंक्रीज करना, जिसके लिए मैं डिजिटल प्लेटफॉर्म यूज करने के लिए मैं रेडी हूँ। ठीक है, तो इन दैट केस जो मेरे जो चैलेंजेस होंगे, तो वो जो चैलेंज है टारगेट ऑडियंस को अप्रोच करना बाय बाय SMS और आपका ईमेल के थ्रू, या आपने टेलीकॉल कर लिया, जैसे भी कर लिया, उस चीज को मैं कैसे एड्रेस करूं? तो स्पेसिफिकली आप ये जानना चाहते हैं कि मेरे पास बजट कंस्ट्रेंट नहीं है, बट वी वांटेड टू रीच आउट टू द राइट ऑडियंस, ताकि मैं जो अपनी रेवेन्यू है या जो सेल्स ग्रोथ है उसको मैं एक्सपैंड कर सकूं। दैट इज द राइट क्वेश्चन। राइट। यस।
सो यहाँ पे मैंने पिछले क्वेश्चन में भी बताया था कि यू हैव टू फोकस ऑन द राइट ऑडियंस, ठीक है। अगर आपके पास रिसोर्सेस हैं तो आप राइट ऑडियंस पे फोकस कीजिए। कभी कभी जो है ना, आपकी सर्विसेज या आपकी जो प्रोडक्ट है उसके रेंज को भी बढ़ाना होता है। मैं दोनों पॉइंट को कवर कर लूंगा। पहला पॉइंट मैंने बताया, जब आपके रिसोर्सेज की कमी नहीं है, यानी आपके पास सेल्स की कमी नहीं है, सेल्स सॉरी बजट की आपके पास कमी नहीं है, और आपके सेल्स बढ़ नहीं रहे, यानी आप राइट ऑडियंस को टारगेट नहीं कर रहे, तो प्रॉब्लम तो है आपके एग्जिस्टिंग, ठीक है। तो आप, जो मैंने इसके सॉल्यूशन बताए थे कि आप सर्वे कीजिए, आप लोगों को रीच आउट कीजिए, उनके जो उनकी ज़रूरतें हैं उनको समझिए। आप सोशल साइंटिस्ट से मिल सकते हैं, आप ऐसे लोगों से मिल सकते हैं जो इससे रिलेटेड इंडस्ट्री एक्सपर्ट हैं, तो वो आपको गाइड करेंगे राइट ऑडियंस को फाइंड आउट करने में। डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटजिस्ट, डिजिटल मार्केटिंग कंसल्टेंट से मिलिए, दे विल गोइंग टू फाइंड यू राइट प्लेटफॉर्म, राइट टाइम, राइट पीपल, राइट डेमोग्राफिक्स, ओके। प्रोडक्ट प्लेसमेंट, वो सब के बारे में वो आपको बताएंगे। द फर्स्ट थिंग, क्योंकि आपके पास रेवेन्यू है, आप एक्सपेंड कर रहे हो और आपके सेल्स बढ़ नहीं रहे हैं, तो ये चीजें आपको करनी पड़ेगी। सेकेंड है, जो आपने कहा, मैंने बोला है कि आप प्रोडक्ट की या सर्विसेज की रेंज को भी इम्प्रूव कर सकते हो। जैसे मैं इसको एक एग्जांपल से समझा सकता हूँ कि कोई कंपनी है जो एक सिर्फ सैनिटाइजर बेच रही है, ठीक है, और उसके लिए वो पूरी एडवर्टाइजिंग कर रही है। वो सेम एडवर्टाइजिंग बजट में वो हर कुछ कर सकती है, बस उसको थोड़ा रेंज इंप्रूव करना है। यानी सैनिटाइजर है, सैनिटाइजर नैपकिन यूज कर सकती है, वो नया प्रोडक्ट लॉन्च कर सकती है। फिर उससे रिलेटेड वो जो हीट और मॉस्किटो के लिए जो यूज किया जाता है, उस तरह के प्रोडक्ट वो बना सकती है, क्योंकि वो जो सैनिटाइजेशन है उस इंडस्ट्री पे वो फोकस कर सकती है, और उससे रिलेटेड जितने भी प्रोडक्ट है वो बना सकती है। एग्जाम्पल के लिए आप देखिए, फॉर्च्यून जो है, अदानी विलमार की जो कंपनी है ना, फॉर्च्यून, जिसने शुरुआत किया था, आप मस्टर्ड ऑयल से उसने किया था, रिफाइंड ऑयल से आई थिंक। उसने रिफाइंड ऑयल से प्रोडक्ट शुरुआत किया, और आज फॉर्च्यून जो है सो उसकी फूड की बहुत बड़ी ब्रांड है। उसने उसको एक्सपेंड किया। पहले उसने रिफाइंड ऑयल लॉन्च किया, फिर उसने मस्टर्ड ऑयल लॉन्च किया, आज उसके पास पल्स भी है, आटा दाल सब कुछ है उसी सभी ब्रांड कुछ नेम के नीचे, फॉर्च्यून एक पूरा ब्रांड ही बन गया है, ब्रांड ही बन फॉर्च्यून। गया। तो आप अगर एक प्रोडक्ट प्लेसमेंट जो आप सही तरीके से करते हो, जोन को आप पकड़ लिए हो, आपने अपनी बजट भी आपके पास है, आपके पास आइडियाज भी है, आपके राइट ऑडियंस भी है, तो उसी ऑडियंस को आप बेच सकते हो। क्योंकि एक बार किसी ने आपके परचेज कर लिया तो वो आपके लॉयल होते हैं। आप उससे बार बार जो है सो चीजों को जब अप्रोच करोगे, नए प्रोडक्ट आप उसको देते हो, तो लोग यूज करना शुरू करते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि जब इसका एक चीज अच्छा था तो दूसरा भी अच्छा होगा। वो आपके एक्चुअली वो आपसे प्रोडक्ट जो परचेज करते हैं उसके साथ उसका एक्सपीरियंस भी जुड़ा होता है। तो कस्टमर एक्सपीरियंस एक बहुत ही बड़ा कीवर्ड है। अगर आपने कस्टमर एक्सपीरियंस अच्छा दिया है तो आप उसे दूसरा प्रोडक्ट भी बेचोगे, तीसरा, चौथा, पांचवा। तो ये आसान भी है, राइट। एडवर्टाइजिंग कॉस्ट भी कम है, क्योंकि कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट तो ऑलमोस्ट जीरो है, क्योंकि सब आपको जानते हैं, आप उसको जानते हो, लोगों के बीच में ट्रस्ट है, तो दे विल गोइंग टू बाय यू, ठीक है। तो इन चीजों पे भी फोकस किया जा सकता है कि जहाँ पे आप अपने प्रोडक्ट की रेंज को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो ये आपके क्वेश्चन का मेरे समझ से सही जवाब था। थैंक यू प्रिंस। नहीं, ये काफी एलैबोरेटेड था और काफी इंसाइटफुल था। थैंक यू प्रिंस। प्रिंस, एक क्वेश्चन है आपके लिए। यस सर। What role does social media play in digital marketing for small businesses? And what are some best practices for utilizing social media platform effectively? ओके, सो जैसे हम लोग कहते हैं ना, लोकतंत्र के 4 पिलर है, वैसे डिजिटल मार्केटिंग के जो पिलर्स हैं उसमें सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा पिलर है, क्योंकि सोशल मीडिया बहुत सारे वर्टिकल्स को कवर करता है। चाहे वो स्मॉल बिजनेस हो या बिगर बिजनेस हो, वो सबको टेक केयर कर सकता है। क्योंकि आप अगर स्मॉल बिजनेस है तो लोकेलिटी को आप कवर करेंगे, बड़ी बिजनेस है तो बहुत सारे डेमोग्राफिक्स को वो टारगेट करते हैं। बेनिफिट्स क्या है? ब्रांड बिल्डिंग में कस्टमर इंगेजमेंट आप कर सकते हैं, आपके जो कस्टमर है वहाँ पे अवेलेबल है, चाहे फेसबुक हो, इंस्टा हो या लिंक्डइन हो, वहाँ पे आप इससे इंगेज कर सकते हैं। आप अपनी एडवर्टाइजिंग को टारगेट कर सकते हैं। देयर आर लॉट ऑफ फिल्टर्स अवेलेबल देयर, तो उस फिल्टर्स का आप यूज कर सकते हैं। डेमोग्राफिक्स को चेंज कर सकते हैं, लैंग्वेज को चेंज कर सकते हैं, एज ग्रुप को चेंज कर सकते हैं, लाइक्स डिसलाइक्स को चेंज कर सकते हैं। तो उस बेसिस पे आप जो है सो टारगेटेड एडवर्टाइजिंग कर सकते हैं, ठीक है। सो ये सब कुछ बेसिक बेनिफिट है जिसकी वजह से सोशल मीडिया बहुत ही पॉपुलर है। लोग कस्टमर सपोर्ट भी यूज करते हैं। ट्विटर पे आप देखेंगे बहुत सारे लोग हैं जो क्यूरी किसी कंपनी से रिलेटेड है, तो वो ट्विटर पे उसको टैग करते हैं और उसकी कस्टमर टीम वहीं से टेक केयर ऑफ करती है जो भी क्यूरी है उनकी। So there are a lot of use cases of using best social media platform, ठीक है। बेस्ट जो प्रैक्टिस हम बता सकते हैं इसके बारे में, तो आप हमेशा सोशल मीडिया पे क्रिएट कीजिए कंसिस्टेंट कंटेंट। अब अगर आप कंटेंट लगातार प्रोड्यूस कर रहे हैं तो वो आपका ब्रांड वॉइस बनता है। जो भी कंटेंट है वो आपके रेलेवेंट होगा, आपको, आपके ऑडियंस के, आपके प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के। उससे रिलेटेड कंटेंट जब आप भेजते हैं तो लोगों के साथ वो रेजोनेट होता है, आपकी ब्रांड अथॉरिटी बनती है, लोग पॉजिटिव रेलेवेंट कंटेंट के साथ इंगेज होते हैं।
सो ये भी आपके साथ एक एडेड एडवांटेज है। जब इंगेजमेंट बढ़ता है तो लॉयल्टी और फिर कस्टमर रिटेंशन बढ़ता है। ठीक है, आप लगातार एक्टिवली जो है इंगेज कर सकते हैं अपने ऑडियंस के साथ, जिससे कि उन्हें कुछ स्पेशल फील होता है, यार जिस ब्रांड को मैं यूज कर रहा हूँ दे आर इंटरेक्टिंग विथ अस। इसके बहुत सारे एग्जांपल, जैसे पार्ले को ही देखिए। पार्ले ने एक बंद हो गए प्रोडक्ट को फिर से लॉन्च किया, क्योंकि लोगों ने ट्विटर पे 10,000 बार उसको ट्वीट किया। तो उन्होंने कहा कि चलो मैं फिर से उस प्रोडक्ट को लॉन्च करता हूँ, मैं उसका नाम भूल रहा हूँ। वो शायद कुछ पेप्सी टाइप का फ्लेवर का कोई ड्रिंक था। तो लोगों ने उसको पॉपकिंस की तरह था वो समथिंग, तो उस फ्लेवर में वो कोला कोला था, हाँ याद आ गया मुझे, कोला था। तो उसको उसने फिर से लॉन्च किया फिर से इंडिया में। वो प्रोडक्ट बंद हो चुका था, लेकिन चूंकि लोगों का इमोशंस इतने हाई है कि उन्होंने लोगों को उन्होंने कस्टमर ने लोगों को, जितने भी कस्टमर थे उन लोगों ने ब्रांड को रिक्वेस्ट किया कि चलिए ये प्रोडक्ट को आप लॉन्च कीजिए फिर से इंडिया में। उन्होंने फिर से लॉन्च किया। तो ये शायद हिस्ट्री में पहली बार हुआ था कि कस्टमर के रिक्वेस्ट पे कंपनी ने इनिशिएट किया और उसने फिर से उस प्रोडक्ट को लॉन्च किया। तो इस तरह की चीजें सोशल मीडिया की वजह से ही हो सकती है, और फिर उसकी सक्सेस की गारंटी है क्योंकि लोगों ने ही खुद कहा है उस प्रोडक्ट को लॉन्च करने के लिए। तो जो आप कोई प्रोडक्ट लॉन्च करते हो उस समय भी इस तरह के मार्केटिंग कैंपेन आपको बहुत हेल्प करेगा। यू कैन टेक अ सर्वे एंड यू कैन इंटरेक्ट विद द ऑडियंस, दे विल गिव अ लॉट ऑफ आइडिया। तो कुछ थिंग्स है, ये सब कुछ चीजें हैं जो क्रूशियल बनाती है सोशल मीडिया को, किसी भी ब्रांड के लिए, किसी भी कंपनी के लिए, या किसी भी स्मॉल या मीडियम साइज कंपनी बिजनेस के लिए। थैंक यू प्रिंस। इसमें आपने जो बेस्ट प्रैक्टिस में आपने बताया वो ये बताया कि आपका एक तो कंटेंट यूनिक होना चाहिए, प्लस आपका आपके कस्टमर के साथ इंटरेक्शन होना चाहिए। तो ये तो कुछ बेस्ट प्रैक्टिस है। इसके अलावा भी कोई और बेस्ट प्रैक्टिस? मैंने एक और चीज बताया, कंसिस्टेंट होना चाहिए। और जब यूनिक कंटेंट की बात करते हैं तो वो यूनिक कंटेंट का मतलब ये नहीं कि आप यूनिक राइटिंग की बात कर रहा हूँ, आप प्लेगराइज फ्री कंटेंट की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। ऐसे कंटेंट की बात कर रहा हूँ जो रिजोनेट करे आपके प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को यूजर के साथ। जैसे कि आप एग्जांपल ले सकते हैं कि अगर आप कुकीज की कंपनी है जो कुकीज बनाती है, आप कुकीज मार्केट में लॉन्च करने वाले हो, तो यू कैन स्टार्ट अ कैंपेन जहां पे आप कुकीज से रिलेटेड हेल्थ इंफॉर्मेशन दे सकते हो, जैसे कि किसमें फैट ज्यादा है तो कितना प्रॉब्लम हो सकता है, ट्रांस फैट ज्यादा नहीं होना चाहिए, घी का यूज है या बटर का यूज है या फिर वेजिटेबल ऑयल्स का यूज है। इस तरह के सर्वे, इस तरह के पोल्स, इस तरह के वीडियो, जिस तरह के कंटेंट आप लगातार प्रोड्यूस कर सकते हैं, इन्फोग्राफिक्स बता सकते हो। अगर आपकी मार्केट में प्रेजेंस अच्छी है उसके बारे में आप बता सकते हो, आप अपनी ग्रोथ स्टोरी बता सकते हो कि कैसे हमने ग्रोथ गार्नर किया, इसके पीछे आपके क्या विजन थे, क्या मोटो थे। तो लोगों के अंदर एक अच्छा ब्रांड अवेयरनेस बनेगा। और फिर जब आप प्रोडक्ट लॉन्च भी करते हो या किसी कोई आपका एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट भी है तो उसके बारे में लोगों का नजरिया बदलेगा और यूज फिर उस हिसाब से बढ़ने वाला है। तो दैट काइंड ऑफ थिंग यू कैन यूज। तो ये सब बेस्ट प्रैक्टिसेस है, और ऑब्वियसली इस पे और भी बहुत सारे आप इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हो जो कि हम सेपरेट वीडियो में कवर कर सकते ठीक है प्रिंस, थैंक यू वेरी मच। तो सोशल मीडिया की हम बात कर रहे हैं, तो आई थिंक लुकिंग एट इट फ्रॉम पर्सपेक्टिव की जो डिजिटल मार्केटिंग का नया नया यूजर होने वाला है, प्लान कर रहा है या बहुत रिसेंटली स्टार्ट किया है, और लेट्स अज्यूम कि वी आर टॉकिंग अबाउट अ बिजनेस जिसने अभी डिजिटल मार्केटिंग में शुरुआत तो कर ली है लेकिन सोशल मीडिया के यूसेज के बारे में सम पर्सन इज नॉट श्योर। ठीक है, हैं। तो उसको इन जनरल में यदि हम कवर करना चाहेंगे, सो हाउ शुड वी सजेस्ट टू पीपल कि वो सोशल मीडिया के जैसे बहुत सारे उसके मोड्स हैं, बहुत सारे टूल्स हैं। ठीक है, लिंक्डइन है, गूगल एड्स है, ठीक है, इसके अलावा फेसबुक है, इंस्टा है। तो सब कुछ सबके लिए सुटेबल हो ऐसा तो नहीं बोला जा सकता, बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ बिजनेस, इट डिपेंड्स ऑन द स्केल ऑफ द बिजनेस, बिजनेस का एग्जैक्टली टारगेट क्या है, कहाँ तक पहुंचना चाहता है, बहुत सारी चीजों पर डिपेंड करता है। ठीक है, क्योंकि उसी हिसाब से आप अपने मार्केटिंग कैंपेन को सही टूल से यूज करेंगे, सही जोग्राफी में यूज करेंगे, सही टाइमिंग में यूज करेंगे, तो सो कॉल जो टारगेट यूजर के लिए बोलते हैं। तो कंसिडरिंग टारगेट यूजर which is relatively more important for a particular type of business, इन जनरल आप कैसे बताना चाहिए किस तरह का सोशल मीडिया किस तरह के बिजनेस के लिए ज्यादा सूटेड होता है, या इसको यदि हमें डिटेल में किसी बिजनेस को पता करना है तो उसका क्या अप्रोच होना चाहिए? सर, कंसिडरिंग सोशल मीडिया इफेक्टिवनेस, अगर आप इसकी इफेक्टिवनेस को कंसीडर कर रहे हैं तो ये किसी भी बिजनेस के लिए हेल्पफुल है। चाहे वो लोकल बिजनेस है, ग्रांड कोई बहुत बड़ा मल्टीनेशनल कंपनी है, उसके लिए भी है। आप B2B में हो, B2C में हो, आप किसी भी इंडस्ट्री में हो, आपके लिए वो सुटेबल है। बस आपको यूज करते हुए आना चाहिए।
ठीक है, इसकी जो स्टार्टअप कैसे कर सकते हो, तो बहुत सारे सोशल मीडिया चैनल भी है आज के जमाने में। यूट्यूब भी एक वीडियो ओरिएंटेड सोशल मीडिया चैनल है। सिमिलरली फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, पिंटरेस्ट है, लिंक्डइन है। अब लोग इसमें से कुछ आंसर्स को लोग हटा सकते हैं, जैसे कि नहीं, लिंक्डइन नहीं है उतना पॉपुलर, इंस्टाग्राम पॉपुलर नहीं है, हाँ, या फिर कुछ लोग कह सकते हैं कि चलो पिंटरेस्ट उतना पॉपुलर नहीं है। वो सब कुछ सब्जेक्टिव है। अगर लिंक्डइन पे 1 लाख ही मान लो फॉलोवर है आपके प्लेटफॉर्म पे, तो वो इतने रेलेवेंट है B2B बिजनेस के लिए कि वो वहीं से उसको फुर्सत नहीं मिलने वाला, इतना लीड आने वाला है। बिल्कुल ठीक वही है, बहुत तो वो रेलेवेंसी पे डिपेंड करता है। भले उसका इंस्टाग्राम पे एक भी फॉलोवर नहीं है, उसे जरूरत ही नहीं, क्योंकि उसका B2B बिजनेस है और उसे लगता है कि मेरा लिंक्डइन इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। अब जब सोशल मीडिया की बात आती है तो लोगों को लगता है जो मीडिया है उसमें सिर्फ इमेज और वीडियो, यही है सोशल मीडिया पे। कोरा, मीडियम, ये सब भी सोशल मीडिया के एग्जांपल है जहाँ पे आप टेक्स्ट ओरिएंटेड कंटेंट कंज्यूम करते हो। अब लोगों को पता होना चाहिए कि हम उस कंटेंट को कैसे यूज करेंगे। जैसे प्रोडक्ट केस है, प्रोडक्ट यूज केस है, प्रोडक्ट की यूजेस के बारे में जो टेक्स्ट बेस्ड कंटेंट है वो मीडियम पे यूज कर सकते हैं, हम कोरा पे यूज कर सकते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन हमारे ब्रांड से रिलेटेड क्वेश्चन किए जाते हैं, माइक्रोसॉफ्ट के वहाँ ऑफिशियल अकाउंट है, वो सारे आंसर्स को वहाँ कवर करता है। क्योंकि जहाँ भी यूजर है, जिस फॉर्म में है, कंपनी की वो जिम्मेदारी है कि वहां तक पहुंचे, वहां पे कैटर करे, उन सारी क्यूरीज को, उन सारे आंसर्स को कवर करे, ताकि उसकी ब्रांड की ऑथोरिटी बढ़े। यहाँ एक चीज इंपॉर्टेंट ध्यान में रखना पड़ेगा कि वहाँ ऑडियंस की साइज ठीक ठाक होनी चाहिए आपकी, तभी आप वहां पे जाएं। अदरवाइज जब तक आप बड़ी कंपनी नहीं है तो आप हर जगह रिसोर्सेस नहीं लगा सकते। ठीक है, तो यहीं से अलग क्वेश्चन भी उठता है कि क्या हमें हर जगह सोशल मीडिया पे फोकस करना चाहिए। मैंने पहले भी कहा है कि आपको पहले एक किसी प्लेटफॉर्म को पकड़ के मास्टरी कर लीजिए, चाहे आप कंपनी हो या आप ब्रांड हो या कोई आप इन्फ्लुएंसर हो। ये हर चीज हर के लिए लागू होता है कि आप एक प्लेटफॉर्म को कंट्रोल कीजिए, पहले उसको जीत लीजिए। फिर आपके पास एक अच्छा एक्सपीरियंस भी आ जाएगा कि हमने यहाँ पे क्या क्या किया था, और उस बेसिस पे उसको डुप्लीकेट कर सकते हो। प्रोसेस को ही डुप्लीकेट करना है, आप अपने कंटेंट को ही डुप्लीकेट करोगे, आप नई चीज तरीके से अप्रोच करोगे। आप अगर इंस्टाग्राम पे बहुत अच्छा फॉलोअर आपके है, तो आप बहुत जल्दी फेसबुक पे भी ऑथोरिटी बिल्ड कर सकते हो। अगर आपके अच्छे खासे फॉलोअर है ट्विटर पे, इट मीन्स कि यू आर गेटिंग लॉट ऑफ अट्रैक्शन ऑन ट्विटर, जो कि सबसे मेरे समझ में सबसे मुश्किल है वहां पे जनरेट करना। जब वहां जनरेट कर रहे हो तो फिर लिंक्डइन पे भी कर सकते हो, आप इंस्टा पे भी कर सकते हो। एक प्लेटफॉर्म पे फोकस कीजिए जो आपके बिजनेस को सबसे ज्यादा सूट करता है, उसके बेसिस पे आप आगे बढ़ सकते हो। अब बात आगे आता है कि हाँ चलो भाई, मैंने तो फोकस कर लिया है कि मैं लिंक्डइन पे फोकस करूंगा, मेरा B2B बिजनेस है, IT कंपनी है, गुड़गांव में मेरी कंपनी है। अब मैं चाहता हूँ कि मेरी जो IT सर्विसेज है मैं वो सारे इंडिया में जितने भी कंपनी है उसको रीच आउट करूँ। तो देखिए, जब आपकी इतनी थॉट क्लियर है कि आप B2B में जाकर के आप अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो अब आपको चाहिए कुछ टूल्स। वो टूल्स जो आपको रेगुलर करे, जो कि मैंने पहले बताया था कि सोशल मीडिया एक इंपॉर्टेंट पिलर है डिजिटल मार्केटिंग का। बट ये इतना ही इंपॉर्टेंट है कि आप इसके एथिक्स को भी फॉलो करें। रेगुलर कंसिस्टेंट कंटेंट होना चाहिए, रेलेवेंट होना चाहिए, इंगेजिंग कंटेंट होना चाहिए, आपको ऑडियंस से इंगेज होना है, आपके ऑडियंस का टाइमली रिप्लाई भी करना है। अगर उन्होंने कुछ टैग किया है, आपको मेंशन किया, आपको आपके कंटेंट को शेयर किया, तो आप थैंक यू कर सकते हैं। तो इस तरह से आप कैसे करोगे, एक बोट, आप रोबोट तो हो नहीं जो आप 24 घंटे अवेलेबल हो उन चीजों को करने के लिए। आपको टूल चाहिए, और इसमें बहुत सारे टूल्स अवेलेबल है। मैं किसी टूल का नाम लेना नहीं चाहता, आप जस्ट गूगल सर्च कीजिए, आपको मिल जाएंगे, हजारों टूल्स मिल जाएंगे, सोशल मीडिया टूल्स, जिसके थ्रू आप 3-4 चीजें कर सकते हो। आप बस वो चीजें चेक करना, प्रॉपर्टी चेक करना, पब्लिशिंग और शेड्यूलिंग। दो चीजें, पब्लिश करना और शेड्यूल करना दोनों अलग चीजें। पब्लिश तो आप डायरेक्ट प्लेटफॉर्म पे जाके भी पब्लिश कर सकते हो, और शेड्यूल जो कि मोस्ट ऑफ द प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल नहीं होता है। आप शेड्यूलिंग से क्या कर सकते हो कि 1-2 दिन में आपने बहुत सारा कंटेंट का आइडिया लिया, 4-5-10 कंटेंट आपने बनाए और उसको आपने डे बाय डे शेड्यूल कर दिया। इससे होगा क्या कि आप उस टाइम पे शेड्यूल कर सकते हो पोस्ट को जिस समय यूजर आपके ज्यादा एक्टिव होते हैं। किसी के यूजर 3 बजे दिन में बहुत ज्यादा एक्टिव है, किसी का 9 बजे रात को एक्टिव है। तो बेस्ड ऑन दैट यू कैन शेड्यूल योर कंटेंट। ठीक है, एनालिटिक्स का आप यूज कर सकते हो, जो टूल अच्छा एनालिटिक्स देता है आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के बारे में, उसको यू प्रीफर कीजिए। क्योंकि बिना एनालिटिक्स आप कंटेंट कितना भी क्यूरेट करेंगे, आपके राइट ऑडियंस राइट टाइम पे पहुंचेगा ही नहीं। तो फिर आपके लिए फिर वो कंटेंट का कोई ज्यादा महत्व नहीं होगा, रीच आउट ही नहीं होगा। इंगेजमेंट बहुत ही बड़ा सोशल सिग्नल इंडिकेटर है। अगर इंगेजमेंट हो रहा है, लोग कमेंट कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, तो सोशल मीडिया उसको ज्यादा प्रिफर्ड करती है। सोशल मीडिया चैनल उसको ज्यादा बूस्टअप करती है, क्योंकि उसको पता है कि इससे लोग ज्यादा इंगेज हो रहे हैं, तो अल्टीमेटली बेनिफिट आपको हो। तो शुरू के जो 1 घंटा होता है किसी भी सोशल मीडिया पोस्ट को करने के बाद, वहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको कितने लोग इंगेज हो रहे हैं। 1 घंटा 2 घंटा में अगर ज्यादा कमेंट आया, ज्यादा लाइक आया, ज्यादा शेयर आया, ज्यादा बड़ी शेयर हो रहा है, तो फिर लोग, जब ज्यादा सिग्नल इंप्रूव हो रहा है उससे, लोग, जो सोशल मीडिया चैनल उसको लगता है कि यार ये वायरल हो रहा है, तो वो और भी
सर्कल में सर्कुलेट होते जाता है और फिर वो बहुत सारे मेजर ऑडियंस के पास पहुंचती है। तो आपको कंटेंट का टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपने रात को 2 बजे किया, सब सोए हुए हैं, 1 घंटा बीत गया, 2 घंटा बीत गया, कोई एंगेजमेंट नहीं, तो अगले दिन तो बासी हो गया आपका कंटेंट, बिल्कुल कहीं नहीं बिल्कुल। जाएगा। तो टूल का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, उसमें 3 चीजें होनी चाहिए, पब्लिशिंग, शेड्यूलिंग एंड एनालिटिक्स। ये 3 चीजें होनी चाहिए। चौथा जो इंपॉर्टेंट है वो है लिसनिंग, क्योंकि कंटेंट पे कोई टैग कर रहा है, कोई आपके कंटेंट पे कमेंट कर रहा है, कोई रीशेयर कर रहा है, कोई कमेंट करके पूछ रहा है, और आपको पता ही नहीं चल रहा है कि कौन क्या कर रहा है, नोटिफिकेशन आपने मिस कर दिया। तो लिसनिंग कैपेबिलिटी होती है टूल में, जो कि आपको बता देता है कि किसी ने आपके ट्वीट को रीट्वीट किया है, आपके नीचे कमेंट किया, आपको कहीं मेंशन किया गया है ब्रांड को, तो आप फिर वहां रीच आउट करते हो, फिर आप उसे रिप्लाई करते हो। तो ये तभी पॉसिबल है जब आप टूल यूज करो, अदरवाइज आपको लगता है कि जिसके करोड़ों फॉलोवर है वो कैसे एक पर्सन को जाके रिप्लाई करता है, वो सब टूल से ही पॉसिबल है, उनको नोटिफिकेशन मिलता है। तो दैट तो ये काइंड ऑफ पूरा सिनेरियो वी प्रोसेस आर ही हैंडलिंग। तो ये पूरा प्रोसेस ही बहुत एंगेजिंग है, जिसमें एक बिजनेस, चाहे वो जिस भी टाइप का बिजनेस हो, B2B B2C, उसको बहुत ध्यान से ये समझना पड़ेगा कि एग्जैक्टली मुझे कौन सा सूटेड है, और जो भी मोड सूटेड है उसके हिसाब से कौन सा टूल क्या है, कैसे है, क्या सही टाइमिंग है, क्या सही टूल है, क्या कंटेंट है, किसको भेजना है, कब भेजना है, कितने फ्रीक्वेंसी से भेजना है, ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट है। तो डेफिनेटली हम आई थिंक फॉलो अप सेशंस में इसको डिटेल में कवर करेंगे। एक फॉलो अप क्वेश्चन आता है कि एक पर्टिकुलर केस मैं लूंगा कि मान लो कोई बिजनेस है, वो प्योर B2B है, चाहे वो IT सर्विसेज का हो या फिर वो डिस्ट्रीब्यूटरशिप वाला ही है, जिसमें बेसिकली वो रिटेल तक नहीं जा रहा है, वो बिजनेस टू बिजनेस यूज कर रहे हैं। तो वो लेट्स अज्यूम कि वो डिजिटल मार्केटिंग में उन्होंने बेसिक्स कुछ कवर कर लिए, ठीक है, दे डू सम बेसिक थिंग्स। सोशल मीडिया में उन्होंने अभी स्टार्ट नहीं किया है, ठीक है। तो ऐसे बिजनेसेस को सोशल मीडिया में कौन से वाले हैं जो सुटेबल होंगे, और कैसे उनको अप्रोच करना, हाउ शुड दे गेट स्टार्टेड यूजिंग द सोशल मीडिया फॉर B2B पर्पस फॉर डिजिटल मार्केटिंग? सो B2B में जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, अगर आप देखें तो डिसीजन मेकर्स तक रीच आउट करें, ठीक है, क्योंकि अल्टीमेट एम आपका यही है, चाहे आप सोशल मीडिया के किसी भी चैनल पे है, तो आपका अल्टीमेट ये एम ये है कि ब्रांड अवेयरनेस किया जाए, कन्वर्जन किया जाए, ऐसे लोगों तक रीच आउट किया जाए जो कि अल्टीमेटली आपको आपके कस्टमर बने, या आप उसके आप अपनी प्रोडक्ट और सर्विसेज उसको बेच सकें, राइट। तो इस मामले में जो पिछले 4-5 सालों में सबसे ज्यादा जो उभर कर सामने आया है वो है लिंक्डइन, ठीक है, क्योंकि वहां पे उस तरह के कंटेंट भी अवेलेबल है जिसके थ्रू आप टारगेट कर सकते हो, पोजीशन आप टारगेट कर सकते हो, डेमोग्राफिक्स टारगेट कर सकते हो, एक्सपीरियंस को आप टारगेट कर सकते हो, स्किल सेट के पर्टिकुलर स्किल सेट के पर्सन को आप टारगेट कर सकते हो। आप किसी पार्ट कंपनी के हेड काउंट्स को देख सकते हो कि कितनी हेड काउंट है उस कंपनी की, उस बेसिस पे आप टारगेट कर सकते हो। कुछ लोग चाहते हैं कि छोटी कंपनी के साथ ही डील करना, तो आप यू कैन चेक द बार कि मुझे 10 हेड काउंट से लेके 500 हेड काउंट तक के कंपनी को टारगेट करना है, मुझे नोएडा में टारगेट करना है, मुझे IT सर्विसेज प्रोवाइड करने वाले को ही टारगेट करना है। तो बेस्ड ऑन दैट यू कैन हैव अ 2 काइंड ऑफ प्रोफाइल ऑन लिंक्डइन, जिसमें आप एक कंपनी ओरिएंटेड प्रोफाइल ला सकते हो और एक यूजर ओरिएंटेड प्रोफाइल ला सकते हो, यानी कंपनी को भी टारगेट कर सकते हो और फिर आप उस यूजर को भी टारगेट कर सकते हो जो उस कंपनी में है। तो इसके थ्रू आप अपनी ब्रांडिंग को इंप्रूव कर सकते हैं। तो बात आती है कि ये तो चलो आप लीड जनरेशन की तरह दिख रहा है, वैसे जनरल इन सोशल मीडिया में क्या किया जाए? तो सिंपल है कि आप अपनी ऑथोरिटी बिल्ड कीजिए, आप एक बढ़िया पेज बनाइए लिंक्डइन पे, आप शोकेस पेज भी बना सकते हैं, अगर आपको मल्टीपल प्रोडक्ट है तो आप एक मेन पेज बनाइए अपने कंपनी का, और शोकेस पेज मल्टीपल जो वर्टिकल्स है उससे रिलेटेड आप शोकेस पेज बना सकते हैं। जैसे आप IT में हो तो आप AI/ML कर रहे हो, उसके बाद आप जनरल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में भी हो, इसके अलावा आप कस्टमर सर्विस में भी हो, तो 3 आपके शोकेस पेज बना सकते हो। तीनों के अलग अलग ऑडियंस होंगे क्योंकि अलग अलग वर्टिकल है, आपकी कंपनी के बैनर के अंदर ये 3 अलग अलग शोकेस पेज है, और बेस्ड ऑन दैट यू कैन टारगेट द कंटेंट। अब जो आप AI/ML पे रिलेटेड कंटेंट आप कर रहे हो तो AI/ML से करोगे, अगर आपकी B2B कंपनी है और आप रिटेलर तक पहुंचना चाहते हो तो आप क्या करोगे? कंटेंट को ऐसे कंटेंट क्यूरेट करो जो उसके पेन पॉइंट को जो है सो सॉल्व कर रहा हो। कैसे आप लॉजिस्टिक को मिनिमाइज कर रहे हो, कैसे आप टाइमिंग को मिनिमाइज कर रहे हो, क्या आप AI/ML यूज कर रहे हो अपने कंसाइनमेंट को ऑन टाइम डिलीवरी के लिए, आप कैसे लोग पुराने जो आपके जो क्लाइंट है उसके यूज केसेस आप दिखा सकते हो कि कैसे उसका टाइम ड्यूरेशन को आपने कम किया, उसकी डिलीवरी की स्पीड को आपने इंप्रूव किया, जिसकी वजह से उसके सेल्स में कितने इंक्रीमेंट हुए हैं। तो दैट काइंड ऑफ कंटेंट विल गोइंग टू रेजोनेट विथ योर अपकमिंग क्लाइंट, दे विल गोइंग टू ट्रस्ट ऑन योर केस स्टडी, योर डिलीवरेबिलिटी, योर यू कैन से द ऑफरिंग, ठीक है। तो इनडायरेक्टली आप इन लोगों को टारगेट कर सकते हो, और आप उन सारे कंटेंट को भी ट्रैक कर सकते हैं कि जो कंटेंट हमने डाला है उसको किस तरह के लोग देख रहे हैं, फाउंडर देख रहे हैं, CTO देख रहे हैं, डिसीजन मेकर्स में जो ये काफी हाई प्रोफाइल
रेलेवेंट डिसीजन मेकर्स होते हैं, इनको आप टारगेट, ये आपके कंटेंट को कंज्यूम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, कि आपके नॉर्मल जो ट्रेनी और इंटर्न देख रहे हैं, तो फिर ये आपके लिए रेलेवेंट ऑडियंस नहीं है। तो हमें उस हिसाब से कंटेंट को भी फिर इंप्रूव करना होगा। आप न्यूज लेटर पे कर सकते हो, यूट्यूब, अब तो लिंक्डइन पे भी बहुत सारा कंटेंट है जो आप पब्लिश कर सकते हो। अब मैंने ये सारी लिंक्डइन के बारे में बात की है, लेकिन ऐसा ही आप स्ट्रैटेजी आप फेसबुक पे भी कर सकते हो, क्योंकि ऑडियंस साइज इतना ज्यादा है फेसबुक का कि आप उसे कभी भी इग्नोर नहीं कर सकते हो। लिंक्डइन रिलेवेंट बहुत अच्छा है लिंक्डइन, इट डजंट मीन कि फेसबुक रिलेवेंट नहीं है। रिलेवेंसी वहां टारगेटिंग पे बेटर ये होना डिपेंड चाहिए। करती है कि टारगेट आपका अच्छा होना चाहिए। बिल्कुल, टू द पॉइंट टारगेट करो कि आपका पोटेंशियल जो Exactly. कस्टमर है, तो जो चीजें फाइंड योर मैंने बताई कस्टमर है, एवरीवेयर। तो जो चीजें मैंने अभी बताई है, वो सारी चीजें हर जगह इंप्लीमेंट होती है बेस्ड ऑन योर टारगेट ऑडियंस, बेस्ड ऑन द फीचर ऑफ द सोशल मीडिया। आप गो अहेड कर सकते और कुछ कंपनीज ऐसी भी हैं जो आपके कंपनी की लिस्टिंग करती है, जैसे इंडिया मार्ट हो गया, ठीक है, हैं। जी या फिर येलो पेजेस का जो डिजिटल वर्जन निकला है, क्योंकि वहाँ भी हाँ काफी लोग अपने आप को सर्चेबल हाँ, बनाने के लिए सुलेखा वहाँ हो गया, पे, जसजाल हो गया। सुलेखा हो गया, राइट, तो वहाँ भी आई थिंक उनको अपने आप को पब्लिश करना चाहिए ताकि वहाँ के हिसाब से अपन कर सकें, ठीक है। तो एक सिंपल फॉलोअप क्वेश्चन B2C कंपनीज के लिए है कि B2C कंपनीज टिपिकली, हमने ये ऑब्जर्वेशन हम सबका है कि पहले फेसबुक, अब इंस्टा, इन सब पे उनकी काफी ज्यादा फोकस होती है, और शायद उसका कारण ये है कि वहाँ पे जो ऑडियंस है और का काउंट वॉल्यूम वो बहुत ज्यादा है, और ऑडियंस की जो एंगेजमेंट साइकिल है वो दैट इज टू फ्रीक्वेंट, और जो उसका एंगेजमेंट टाइम है दैट इज क्वाइट ह्यूज। तो B2C को क्या फेसबुक इंस्टा पे मेन फोकस करना चाहिए, या उसके अलावा भी कुछ प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे, और फेसबुक इंस्टा पे करना चाहिए तो उनका क्या अप्रोच होना चाहिए फॉर कंटेंट या डिजिटल मार्केटिंग, वो कैसे करें B2C कंपनीज? सर B2C की बात करें तो ऑलमोस्ट जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है वो B2C के लिए एलिजिबल है। रीजन ये है कि वो B2C नेचर ही है। अगर सोशल मीडिया है, ज्यादातर वही लोग आएंगे जो कंज्यूमर है, चाहे वो किसी यूजर्स तरह वही। का। हाँ, वो हमें बिजनेस को डिसाइड करना है कि कहाँ पे किस तरह का कंज्यूमर है। अब जैसे नौकरी जैसी कंपनी है, जो नौकरी है, इंडीड है, वो अगर फेसबुक पे एडवर्टाइज करेगी, वो इंस्टा पे एडवर्टाइज करेगी, रादर देन लिंक्डइन पे एडवर्टाइज करे, आपको क्या लगता है कहाँ पे ज्यादा रेलेवेंट ऑडियंस है उसके? तो उसके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया लिंक्डइन। प्रोफेशनल्स जहाँ पे होंगे नौकरी को, उससे मतलब है Naukri.com। एग्जैक्टली। अब वो उसी में कोई लिंक्डइन पे ज्यादा फिटनेस की यूज कंपनी है। है, अब फिटनेस की कंपनी है, कोई जिम है या कोई फिटनेस सप्लीमेंट बेच रही है जो कंपनी, तो वो कहाँ टारगेट करेंगे, लिंक्डइन पे या इंस्टाग्राम पे? लिंक लिंक्डइन जाना बुरा नहीं है, बट वो उतना रेलेवेंट नहीं लगता है, रादर वो इंस्टाग्राम पे जाके अपनी लिस्टिंग करे, थोड़े डोले शोले दिखाए लोगों की, भाई मेरे यूजर देखो पहले क्या थे, बिफोर आफ्टर। एग्जैक्टली। तो बेस्ड ऑन द इनफैक्ट प्लेटफॉर्म हम लोग ये यूज कर सकते हैं कि हमारा प्लेटफॉर्म इनफैक्ट कहाँ पे रेलेवेंट। यस सॉरी सर। सॉरी इनफैक्ट सर, इंस्टाग्राम के आने के बाद फेसबुक का रेलेवेंस कम हुआ है, इंस्टा का बड़ा है, और B2C के पर्पज में बहुत ज्यादा हुआ। नॉट ओनली सर फिटनेस, आपके जो नॉर्मल फूड ब्लॉग्स है फैशन वो हो भी गए, हो गया, फैशन, फैशन फूड, रिलेटेड हो गया, ट्रैवल रिलेटेड सर, और फूड कंजम्पशन रिलेटेड ओरिएंटेड, इन जनरल बहुत कैसे ज्यादा हो गया। कंजम्पशन, लोग बहुत कंजम्पशन डिसीजन ओरिएंटेड लेने, जितने, इट्स मोर लाइक FMCG प्लेटफॉर्म, आप कह सकते FMCG हैं, प्लेटफॉर्म इंस्टा जो इंस्टा तो बन बहुत ज्यादा हो गया। लोग अपने गया। डिजाइन वहां पर डाल रहे हैं, और उसकी वजह से उनको उनको कस्टमर्स मिल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कस्टमर्स नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि उसके बाद वो अपना फोन नंबर या उनको व्हाट्सएप नंबर दे दे रहे हैं, इसकी वजह से लोग अप्रोच कर रहे हैं। और बहुत छोटे छोटे स्केल में लोग काफी बड़े हुए हैं इंस्टा इंस्टा को यूज कर। देखिए टिपिकली जस्ट टू ऐड, जो प्रिंस पहले बताया, मतलब मैं यदि बिजनेस हूँ तो थोड़े एक्सपीरियंस में ये बोल सकता हूँ, जो सबसे पर्टिनेंट क्वेश्चन होता है वो ये था कि वेयर आर माई बिजनेस यूजर्स, वेयर आर माई यूजर्स, अदर जो मेरे कस्टमर्स है वो कहाँ पे हैं, वो कहाँ अपना टाइम बिता रहे हैं। अब यदि कस्टमर गली नंबर 1 में घूम रहा है और आप अपनी होर्डिंग और अनाउंसमेंट गली नंबर 2 में कर रहे हैं, क्या फायदा हुआ? तो आपको तो उसी गली में जाना पड़ेगा जहाँ पे आपका यूजर है। तो यूजर आपका यदि इंस्टा में ज्यादा टाइम लग रहा है, ठीक है, व्हाट आई मीन बाय कि आपका यूजर है, तो सबसे पहले तो एक यूजर को डिफाइन करना पड़ता है एक बिजनेस को, डिजिटल मार्केटिंग करने के पहले, कि ठीक है किस ज्योग्राफी की बात कर रहे हैं। तो हम जब कैंपेन करते हैं तो वो हम सेलेक्ट करते हैं कि अच्छा ठीक है, हम इंडिया की बात करें तो हम जितने मेट्रो सिटीज हैं 5-6 उनको सेलेक्ट करेंगे यदि वो हमारा मार्केट है तो, ठीक है। उसके बाद यदि हम ये बताएंगे कि हमारा एज ग्रुप क्या है, तो मान के चला कि 25 से 40 के बीच का हमारा एज ग्रुप है, या 20 से 30 वाला हमारा है, तो उस हिसाब से अपना एज ब्रैकेट लेंगे, ठीक है। तो ये दो एग्जाम्पल हुए, तो इस तरह से क्या है कि हम अपने प्रॉपर यूजर बेस को पहले डिफाइन करना पड़ता है। यूजर बेस को आप डिफाइन करते हैं, उसके हिसाब से फिर आप, जैसे प्रिंस ने बोला कि
आपका उस यूजर के लिए राइट कंटेंट क्या होगा, जिसको देख के दे विल बी इंटरेस्टेड टू बाई व्हाट यू ऑफरिंग इज। ठीक है, जैसे फैशन की बात कर लें या फूड की बात करें, तो आप उसके अच्छे से फोटो डालोगे, अच्छे उन यूजर्स का एग्जांपल दोगे कि कौन कौन आपके यहाँ यूज करके उसको दे आर लाइकिंग इट। तो बहुत सारे एस्पेक्ट पे ऐसे ध्यान करके आप अपने यूजर तक पहुंचते हो, और उसके बाद फिर आप जितना उसको फ्रीक्वेंटली, प्लस ये है कि उसकी फ्रीक्वेंसी भी आपको इतनी रखनी है यू मेक श्योर कि चलो एक बार दो बार कोई आया अपने सेशन में मिस भी कर गया, सो यू रिपीट इट सो ऑफन कि इट गेट्स कॉट टू जनरेट अनफ बिजनेस फॉर यू। ठीक है, सो बेसिकली ऑल द मार्केटिंग दैट यू डू डिजिटली शुड कन्वर्ट इनटू सेल्स, अदरवाइज क्या फायदा है। वो एक पूरा का पूरा प्रोसेस आई अंडरस्टैंड, वो तो करना पड़ेगा उसमें। ठीक है, तो प्रिंस, कैन वी कंक्लूड कि आई थिंक परहैप्स ओपन तो मतलब आप डिजिटल मार्केटिंग तो सारी जगह कर सकते हो एज ए B2C, बट जो आजकल का ट्रेंड चल रहा है उसके हिसाब से हम कह सकते हैं कि इंस्टा, फेसबुक, ये आपके मोस्ट रिलेवेंट है, बट इसके अलावा भी यू कैन लुक एट अदर ऑप्शंस लाइक गूगल एड्स फेसबुक भी और तो शो करते इंस्टाग्राम हैं। कह सकते हैं कि गो टू प्लेस है, गो टू प्लेस टू बट स्टार्ट विद। हाँ, बट सबको अपना बिजनेस पे फोकस करना है, तो जितने भी सोशल मीडिया चैनल हैं वो सब इस तरह से अब फोकस कर रही है, जैसे ट्राई नेचर करना उन चाहिए, सबका बदल रहा है। और बिल्कुल। आपको जैसे मैंने एग्जांपल भी बताया था कि अगर आप कैरियर ओरिएंटेड सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो तो B2C में लिंक्डइन फिर भी रेलेवेंट, ट्विटर फिर भी राइट, रेलेवेंट हो सकता है, आप जब न्यूज कंजम्पशन की बात कर रहे हो। तो कोई राइट। बाढ़ नहीं है, बट गो टू प्लेस ये दोनों है, क्योंकि यूजर बेस बहुत बड़ा है, तो कैटरिंग जो है सो हर किसी की आसान है। तो सोशल मीडिया में जब मार्केटिंग करते हैं, तो मार्केटिंग के जो हमारे बाकी के तरीके हैं, जैसे ईमेल मार्केटिंग हो गया या फिर थ्रू एनी अदर मीन्स, तो सोशल मीडिया में ज्यादा स्पेसिफिक क्या होना पड़ता है, उसमें किन किन चीजों का ज्यादा कुछ मतलब यूनिकनेस क्या है सोशल मीडिया के थ्रू डिजिटल मार्केटिंग करने कंपेयर टू अदर डिजिटल मार्केटिंग। अगर सोशल मीडिया पे बात किया जाए तो लोगों को एज ए कंपनी ह्यूमन एंगल दिखाना पड़ता है, क्योंकि कंपनी एक नीरस और बहुत ही बोरिंग फेस है। अब अगर आप किसी IBM की बात करें, फेसबुक की बात करें, तो वो क्या है? एक आइकॉन है, एक कह सकते हैं कोड बेस है, उसका कोई ह्यूमन एंगल नहीं है। लेकिन जब आप अपना फेसबुक पेज बनाते हो तो आप अपने एम्प्लॉय के लाइफ स्टाइल को दिखा सकते हो, आप अपनी प्रोडक्ट यूज करने वाले जो कस्टमर है उसके टेस्टिमोनियल्स को दिखा सकते हो, उसके फीडबैक को दिखा सकते हो। तो ये सब आप क्यों कर रहे हो? एक्चुअली आप लाइवली बना रहे हो, क्रिएट कर रहे हो कैसा इमेज लोगों के अंदर कि ये जो है ना कंपनी जो इस तरह की प्रोडक्ट और इस तरह की सर्विसेज और इस तरह के इन्वायरमेंट को प्रोवाइड करती है। कस्टमर एक्सपीरियंस को आप इंप्रूव करते हो वहां पे। तो इस मामले में ये अलग है, आप इमोशंस को दिखाते हैं, इमोशंस को बढ़ाते हैं, आप स्टोरी टेलिंग अपनी करते हैं, जिससे लोगों को आप रिजोनेट करते हैं अपनी कहानियों के साथ, अपने सर्विसेज के साथ लोगों को आप जोड़ते हो। आप ये बताते हो कि आई एम ए IT कंपनी बट स्टिल वी आर ए ह्यूमंस एंड वी आर टेक केयर ऑफ द environment, we are take care of the society, we are take care of the street और country। तो लोगों को ये एंगल भी समझ में आता है कि दे आर डूइंग समथिंग लाइक दैट, दैट इज देयर कोर जर्नल, बट दे आर ऑल्सो डूइंग समथिंग फॉर द सोसाइटी। तो ये आप एक पॉजिटिव माइंड फ्रेम, एक पॉजिटिव स्टेटस भी लोगों के मन में आप क्रिएट करते हो, और इसका बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट होता है कंपनी के ओवरऑल ग्रोथ में। सो ये इसलिए डिफरेंट है बाकी चैनल्स। आपको ह्यूमन एंगल को प्रीफर करना पड़ता है, इमोशंस को हमेशा स्टोरी में तब्दील करना होता है, रेजोनेट करना होता है उसको अपने ऑडियंस के साथ। तो सोशल मीडिया के थ्रू डिजिटल मार्केटिंग की हमने बात की, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो आई थिंक गूगल एनालिटिक्स से स्टार्ट हुआ था, जहाँ बेसिकली जितना इम्पोर्टेंट है आपको सही कंटेंट सही फ्रीक्वेंसी में और सही लोकेशंस पे डालना, सही मीडिया पे डालना, उतना ही इम्पोर्टेंट है आपको उसको फॉलो अप भी करना कि टू अंडरस्टैंड कि आपका जो सोशल मीडिया पे इंटरेक्शन जो आप कर रहे हो और लोग जो उसका जो भी असर हो रहा है या नहीं हो रहा है, दोनों ही डेटा है, उस डेटा से एनालिटिक्स को समझना, उसके हिसाब से अडेप्ट करना कितना जरूरी है। क्या इसके बिना हमारी इफेक्टिवनेस नहीं हो पाएगी डिजिटल मार्केटिंग की और सोशल मीडिया। आई मीन दिस इज ट्रू फॉर एनीथिंग, बट इन पर्टिकुलर फॉर सोशल मीडिया शायद हमें अपने आप को ज़्यादा अडेप्टेबल बनाने की जरूरत है, क्योंकि लगे कि कोई एक कैंपेन, दो कैंपेन, 3 दिन 4 दिन से नहीं चल रहा है, तो क्या उस चीज़ को बहुत ही स्ट्रांगली मॉनिटर करने की जरूरत है, ताकि हम उसको जरूरत के हिसाब से कुछ एक्सपेरिमेंट कर सकें, ठीक कर सकें, जब तक वो ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं होगा। सर एनालिटिक्स की तो हर जगह डिमांड है, और चूंकि उसकी यूजेबिलिटी बहुत है, रेलेवेंसी बहुत है, और थ्रू द पॉइंट वो जब बात करते हैं तो बहुत सारी चीज़ों पर असर पड़ता है। हमारा टाइम बचता है, प्रोडक्टिविटी इंप्रूव होता है, हमारी कॉस्टिंग कम होती है प्रोडक्ट और सर्विसेज की।
हम रेलेवेंट होने की वजह से राइट ऑडियंस एंड राइट जगह पे राइट टाइम पे कनेक्ट हो सकते हैं। ये तो कुछ बेसिक बेनिफिट है, बट जब सोशल मीडिया स्पेसिफिक बात किया जाए तो एनालिटिक्स की बाकी जगह से ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। मैं इसको समझाता हूँ इस तरीके से कि आप जब कंटेंट प्रोड्यूस कर रहे हो तो आपको उसको रियल टाइम में रिजल्ट दिख रहा है, ठीक है। तो जब आप रियल टाइम में उन चीजों को देख रहे हो कि कितने लोग लाइक कर रहे हैं, कितने लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं, कितने लोग उन्होंने कमेंट किया है, तो आपको एक अच्छा प्रोफाइलिंग करना होगा और वो एनालिटिक्स के तहत ही पता चल सकता है। जब आपको मालूम है कि इस तरह के कंटेंट को कंज्यूम किया जा रहा है, इस तरह के डेमोग्राफिक्स में इस टाइम पे इस तरह के एंगेजमेंट आते हैं, तो आप उस तरह के कंटेंट को डुप्लीकेट कर सकते हो। आई मीन कि उसी तरह के इंटेंट के कंटेंट को आप ज्यादा से ज्यादा प्रोड्यूस करवा सकते हो अपने सोशल मीडिया से। प्लस एक और इम्पोर्टेंट बात है, यहाँ पे मैं एडवर्टाइजिंग, सोशल मीडिया एडवर्टाइजिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं रेगुलर एंगेजमेंट और पोस्टिंग की बात कर रहा हूँ। क्यों इंपॉर्टेंट? अब इसमें सोशल मीडिया में आपने ये तो पता कर लिया कि मैं कंटेंट प्रोड्यूस करूंगा, लेकिन किस टाइम पे, क्या हमारा राइट टाइम, प्लस आपको कितने लोग पिछले 30 डेज में 20 डेज में इंगेज हुए थे, इंगेज होने के बाद उन्होंने क्या प्रोडक्ट परचेज किया है। ये अगर आप जैसे फेसबुक की बात करें तो फेसबुक पिक्सल लॉन्च किया गया था फेसबुक के द्वारा बहुत पहले, जिसके थ्रू आप अपनी वेबसाइट पे इवेंट को ट्रैक कर सकते हो। आपके यूजर अगर आपके फेसबुक पेज से आपकी वेबसाइट पे गए हैं और उन्होंने कोई परचेज किया है, तो वो परचेज एक इवेंट है जिसको आप अपने फेसबुक पिक्सल में आप ट्रैक करके देख सकते हो कि किन लोगों ने परचेज किया। आप उसको रीटारगेट कर सकते हो। उन लोगों को भी रीटारगेट किया जा सकता है जिन्होंने एंगेजमेंट किया है और जिन्होंने परचेज नहीं किया है, और आप उन लोगों को भी रीटारगेट कर सकते हो जिन्होंने परचेज किया है, उसको आप नेक्स्ट प्रोडक्ट के लिए अपसेल के लिए आप एडवर्टाइज कर सकते हो, उसको आप रीटारगेट कर सकते हो। तो एनालिटिक्स का यहाँ पे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल इसलिए भी है क्योंकि आप हर एंगेजमेंट के लिए अगर आप एडवर्टाइज कर रहे हो तो पैसे पे कर रहे हो, और अगर आप उसका एनालिटिक्स यूज करके संक्षेप में कहें तो आप जितना छोटा से छोटा जो डॉट है उसको कनेक्ट करते हुए रिलेवेंट ऑडियंस तक पहुंच पा रहे हो, इसमें एनालिटिक्स का बहुत बड़ा रोल है। इसलिए एनालिटिक्स यहाँ मुझे लगता है ज्यादा इंपॉर्टेंट है कंपेयर टू अदर प्लेस, क्योंकि ये रियल टाइम डेटा को प्रोसेस करना है और ये बिना एनालिटिक्स को पॉसिबल नहीं है। थैंक यू प्रिंस। प्रिंस, एक क्वेश्चन मेरा है रिलेटेड टू ईमेल मार्केटिंग। ईमेल मार्केटिंग में जो ईमेल का क्या रोल प्ले करता है ईमेल मार्केटिंग में, ईमेल डिजिटल मार्केटिंग में, और क्या जो छोटे बिजनेस हैं वो ईमेल के थ्रू क्लाइंट एंगेजमेंट, क्लाइंट एक्विजिशन कर सकते हैं? ओके, सो ईमेल मार्केटिंग का डिजिटल मार्केटिंग में बहुत रोल है। डिजिटल मार्केटिंग का एक महत्वपूर्ण पिलर है ईमेल मार्केटिंग। अगर कन्वर्जन की बात करें, आपके जितने भी क्वेश्चन है उस सब में ये ईमेल मार्केटिंग सूट हो रहा है। आपने 2-3 क्वेश्चन को असेंबल किया था, वो सारे में ईमेल मार्केटिंग सूट हो रहा है। आप समझ लीजिए ये कितना इंपॉर्टेंट है। छोटे बिजनेस के लिए ईमेल मार्केटिंग सबसे बेस्ट टूल है। ईमेल मार्केटिंग आपके ब्रांडिंग में भी हेल्प करता है, आपके कस्टमर एक्विजिशन में भी हेल्प करता है, कस्टमर नर्चरिंग में भी हेल्प करता है। आप कस्टमर को लगातार नर्चर कर सकते हैं, प्लस आप कस्टमर को टीच कर सकते हैं, आप उसको एजुकेट कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के बारे में। आप कस्टमर को रिटेन कर सकते हैं, आप कस्टमर को फिर से बाई करने के लिए इंस्पायर कर सकते हैं, रीटारगेट कर सकते हैं। आप उन्होंने कुछ सपोज करो कि ऐसे प्रोडक्ट लिया है जिसका आप अपडेटेड वर्जन आपके पास है, फिर से आप उसे बता सकते हो कि वी हैड एन अपडेट ऑन दैट प्रोडक्ट एंड यू कैन परचेज दैट। आप जो है ऐसे लोगों को टारगेट कर सकते हैं जिन्होंने प्रोडक्ट को कार्ट में रखा और लीव कर दिया है। आप उसे फिर से 10% 5% डिस्काउंट के साथ कन्वर्ट करने के लिए आप इंस्पायर कर सकते हो। आप उसे ईमेल कर सकते हो कि यू हैड समथिंग इन द कार्ट एंड यू आर मिसिंग इट, वी हैव ऑफर फॉर यू एंड यू कैन कन्वर्ट दैट। सो ईमेल की बहुत ही ज्यादा यूजेबिलिटी है। जब सब कुछ नहीं था तब भी ईमेल मार्केटिंग था, आज भी है और ये हमेशा रहेगा मेरे समझ से। बट ईमेल मार्केटिंग के बारे में लोगों की समझ अच्छी होनी चाहिए, अदरवाइज स्पैम करने से कोई फायदा नहीं। आप देख सकते हैं इंडिया में भी स्पैम कॉल जितना ज्यादा है वैसे उससे 4 गुना या 10 गुना ज्यादा ईमेल मार्केटिंग में हो रहा है। बट राइट ऑडियंस, राइट टाइम, राइट प्लेस, राइट वर्ड की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि सब्जेक्ट लाइन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। प्लस आपकी जो माइंडसेट है वो रिफ्लेक्ट होना चाहिए आपके मेल के साथ, ताकि जो ऑडियंस है आपके उसको वो रेलेवेंट लगे और देन यू आर गोइंग टू कन्वर्ट। तो मोटिव इतनी ज्यादा है, इतने मोटिव को सेटिस्फाई करता है ईमेल मार्केटिंग की ये अपने आप में ही एक बहुत बड़ा फील्ड है। आप इससे कस्टमर इंगेज कर सकते हो, कस्टमर कन्वर्ट कर सकते हो। स्मॉल बिजनेस के लिए भी ये रेलेवेंट है। आप इसके थ्रू उन लोगों को भी टारगेट कर सकते हो जिन्होंने प्रोडक्ट को परचेज नहीं किया है, जिन्होंने प्रोडक्ट परचेज कर लिया, अप स्केल, डाउन स्केल, क्रॉस सेल, ये इतने सारे वर्टिकल वो कवर करता है कि ईमेल मार्केटिंग मेरा सबसे फेवरेट जोन कह सकते हैं। जब बात करें सेल्स और मार्केटिंग में तो ईमेल मार्केटिंग कह सकते हैं कि मेरा एक फेवरेट जोन है, और ये काफी इफेक्टिव भी है, इसलिए मेरा फेवरेट भी।
अरे एक कंसर्न जो ईमेल से रिलेटेड आता है और वो बहुत फ्रैंकली आता है कि सबके पास अपना अपना ईमेल अकाउंट है, जी। लेकिन जो ईमेल्स प्रमोशंस के आते हैं वो जाता है सीधा स्पैम में। हम्म। और स्पैम वो एक फोल्डर होता है जिसे लोग जनरली ज्यादातर तवज्जो नहीं देते हैं या देखते नहीं हैं। उसको स्पैम की जगह आपकी जो रेगुलर इनबॉक्स है उसमें ले जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? सर ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, इतना बड़ा क्वेश्चन है कि इसकी ट्रेनिंग ही 15 दिन से ज्यादा की लगती है। तो एक लाइन में तो समाप्त नहीं किया जा सकता है, बट इतना समझ लीजिए कि जरूरी नहीं है कि स्पैम आपका प्रमोशनल मेल ही जाएगा, आपका रेगुलर कम्युनिकेशन भी स्पैम में जा सकता है अगर आपकी आईपी रेपुटेशन अच्छी नहीं है। आईपी रेपुटेशन का मतलब है जहां आपका ईमेल सर्वर होस्ट है, उस होस्ट की आईपी रेपुटेशन सही नहीं है तो आपके रेगुलर कम्युनिकेशन भी स्पैम में जाएंगे और फिर उसको कोई देख नहीं पाएगा। सो इस आईपी रेपुटेशन को बनाने के लिए, इंप्रूव करने के लिए, कैसे इंटैक्ट रखा जाए आईपी रेपुटेशन, क्योंकि इसके थ्रू आप कम्युनिकेट कर रहे हो और वो कोई देख नहीं पाएगा तो फिर आप तो टूथलेस हो जाओगे, आप कोई बिजनेस ही नहीं कर पाओगे। तो ये एक बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं चाहूंगा कि अगर आप इसमें इंटरेस्टेड है, ऑडियंस ज्यादा इंटरेस्टेड है, सो वी कैन हैव अ सेपरेट सेशन ऑन दैट एंड आई वुड रियली लव टू डिस्कस ऑन दैट। थैंक यू फ्रेंड्स। No, definitely we'll do lot more follow-up sessions on this. और काफी अच्छा रहा आज का सेशन, and hopefully this will be very very useful for many of the audiences. And please get tuned to this channel. हम अभी बहुत सारे relevant topics और additional topics पे will come back and talk more about it. Okay, so बहुत जल्दी फिर बात करते हैं दूसरे टॉपिक पे। Okay, thank you. Thanks everyone. थैंक यू। थैंक यू।